ये कहानी है एफ्टल नाम के एक म्यूजिशियन की, जो अपनी पूरी लाइफ केवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो मैजिक का एम भी नहीं है। इसी सदमे में बेचारा बुढ़ापे में मारा जाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक गॉडेस उसे उसी वर्ल्ड में 400 साल फ्यूचर में रीइंकार्नेट कर देती है। अपनी पिछली लाइफ की सारी नॉलेज के साथ वो सिर्फ 4 साल की उम्र से ही भौकाल मचाना शुरू कर देता है। कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त युद्ध से होती है, जहां एफ्टल नाम का एक अधेड़ अंकल 3 अन्य धाकड़ योद्धाओं के साथ मिलकर हीरो की मदद करता है और दानव राजा को कूट कर हराता है। उनकी शानदार जीत के बाद उनकी मेहनत देखकर राजा खुद उन्हें अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु के ऋषियों की भारी भरकम उपाधियां सौंपता है, जो सिर्फ खूंखार जादूगरों यानी 4 सम्राटों के लिए ही बनी है। इस दुनिया में सिर्फ वीआईपी खानदान के लोग ही सम्राट बन सकते हैं, और भले ही ये उपाधियां केवल जादू की दुनिया में काम आती हों, फिर भी इन वीरों को शान से थमा दी जाती हैं। एफ्टल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत का इतना तगड़ा इनाम मिला है, लेकिन वो इस उपाधि से अंदर ही अंदर गदगद और सम्मानित महसूस कर रहा था। राजा ने मुकुट पहनाते हुए ताना मारा कि जादुई दुनिया में भले ही तू सबसे ताकतवर ना हो, फिर भी सम्राट बन रहा है, इसलिए अब कॉलर टाइट करके खुद को बिजली का सम्राट कह सकता है। एफ्टल ने भर्राई नाखों से ये उपाधि गले लगाई, और चारों के इस भव्य राज्याभिषेक के बाद पूरी पब्लिक ने तालियां पीटकर उनका भौकाल से स्वागत किया। जादू रटते हुए पूरे 40 साल घिसने के बाद जाकर उस पल एफ्टल की तपस्या को असली पहचान मिली, जिससे बेचारे अंकल की आंखों से झरने बह निकले। इसके कई साल बीतने पर भी बुढ़ापे में हड्डियां चरबराने के बावजूद एफ्टल रोजाना कड़ी कसरत करते हैं और साथ ही छोटे बच्चों को जादू का ककहरा सिखाते हैं। उनके सभी छात्र सिर पर पत्थर रखकर मंत्रों का जाप करते हुए संतुलन और नियंत्रण का अभ्यास करते हैं, मानो सर्कस चल रहा हो। एफ्टल सख्त वार्निंग देता है कि अगर फोकस हिला तो मंत्र पढ़ते समय उनका जादुई घेरा ताश के पत्तों सा ढह जाएगा। इस दिमागी कसरत के बाद एफ्टल उन्हें चौथे स्तर के मंत्र फिर से रटने को कहता है, लेकिन उसकी फेवरेट शिष्या मर्लिन टोक कर पूछती है कि क्या वो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम नहीं करेंगे। मर्लिन को इतना फिक्रमंद देखकर एफ्टल थोड़ा चौंकता है, पर आम पिताओं की तरह बात टालते हुए सीना चौड़ा करके कहता है कि वो बिल्कुल थका नहीं है। उसके चेहरे पर अभी भी टेंशन थी, जिसे देखकर एफ्टल को वो पल याद आता है जब उसने उसी नन्ही बच्ची के रूप में पहली बार गोद में उठाया था। एक खौफनाक युद्ध के बाद उसे राक्षसी माँ और उसका बच्चा तबाही और मौत के बीच बुरी तरह फंसे मिले थे। एफ्टल अंदर से भारी गिल्ट में है, क्योंकि मर्लिन को तो याद नहीं, पर खुद एफ्टल ने ही उसके कबीले के ढेरों लोग मारे थे, और आज वही बच्ची उसे फिक्र से देख रही है। वो इस अजीब फीलिंग को झटककर बच्चों से चौथे स्तर के मंत्रों का ही अभ्यास जारी रखने को कहता है, पर मर्लिन कहाँ चुप रहने वाली थी। वो सीधे 6ठे स्तर के मंत्र सिखाने की डिमांड कर देती है। बाकी बच्चे तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो मुश्किल से 5वां स्तर रटा है और अभी से एडवांस जादू उनके सिलेबस से पूरी तरह बाहर है। एफ्टल को जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि मर्लिन हमेशा से क्लास की पढ़ाकू बच्ची की तरह जादू सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए उतावली रहती है। मर्लिन अपनी बात मनवाने को कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बिजली के सम्राट एफ्टल की सबसे होशियार और चहेती शिष्या है। अपनी भारी भरकम उपाधि सुनकर एफ्टल सोच में पड़ जाता है, पर बिना कुछ कहे सीधे चौथे स्तर के मंत्रों पर ध्यान घुमाता है और ज्ञान देता है कि बेटा कोई जल्दी नहीं है, हमेशा बुनियाद जरूरी है। मर्लिन थोड़ी मायूस दिखती है, क्योंकि उसके अंदर तेज रफ्तार वाली जल्दबाजी मची थी, लेकिन वो समझदारी दिखाते हुए आगे बहस न करने का फैसला करती है। हालांकि बाद में ट्रेनिंग खत्म होते ही वो लड़की केवल अपनी लाठी और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अकेले ही खतरनाक जंगल में निकल पड़ती है। जंगल की डरावनी आवाजें और घना अंधेरा पसीना छुड़ाने वाला है, लेकिन मर्लिन खुद को झूठी तसल्ली देती है कि वो बिल्कुल डरी नहीं है। कुछ देर भटकने के बाद वो जंगल की गहराई में खौफनाक गुफा तक पहुंच ही जाती है और वहां के राक्षस को हराने के लिए अड़ जाती है, ताकि सच में खुद को बेस्ट शिष्या कह सके। उसकी सोच थी कि इस तरह वो खुद सबको सिखा पाएगी और बूढ़े एफ्टल आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। मर्लिन फुल एटीट्यूड में गुफा में घुसती है, पर हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि देखते ही देखते वो उसी राक्षस से अपनी जान बचाकर कुत्तों की तरह भाग रही होती है। चौथे स्तर का जादू उस पर रत्ती भर काम नहीं आया, लेकिन उस लड़की के ढीठ हौसले को लगता है कि अभी भी एक और मौका बाकी है। भागते भागते मर्लिन अचानक लुकती है और सीधा राक्षस की ओर मुड़कर एक लंबा मंत्र जपते हुए सीधे 6ठे स्तर का जबरदस्त वज्रपात जादू उस पर दे मारती है। पूरा फोकस लगाने के बाद मर्लिन खुशी से उछल पड़ती है कि ये वाकई काम कर गया, और वो 6ठे स्तर की बिजली से प्रहार करने में पूरी तरह सफल रही। लेकिन किस्मत खराब 6ठे स्तर का तगड़ा जादू भी इस ढीठ राक्षस को हराने के लिए काफी नहीं था, और मर्लिन को आगे का जुगाड़ पता नहीं था, इसलिए वो बस वहां से खिसकने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो भाग पाती, राक्षस ने भारी पंजों से सीधा हमला कर दिया, जिससे वो गिर पड़ी और एक कोने में बुरी तरह फंस गई, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब लगा कि अब गेम ओवर है, तभी अचानक बिजली कड़कने की जोरदार आवाज गूंजी और मसीहा की तरह एफ्टल ठीक उसके सामने प्रकट हो गया। हालांकि वो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसने इस लड़की को 50 बार इस जंगल से दूर रहने की वार्निंग दी थी।
गुरुजी की इस कड़ी फटकार से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसलिए मर्लिन बिना बहाने बनाए तुरंत माफी मांगती है और भारी पछतावा दिखाती है। एफ्टेल किसी तरह अपना पारा शांत करता है, पर सख्ती से याद दिलाता है कि सभी छात्रों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसी के अंदर कूट कूट के भरा है। हालांकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही है और जिस ताकत को वो शॉर्टकट से हासिल करना चाहती है वो ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगी। अचानक मर्लिन अपने पीछे उस खूंखार राक्षस को मंडराते देख डर से उछल पड़ी, लेकिन एफ्टेल ने ऐसा इग्नोर मारा मानो कह रहा हो कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, बीच में मत बोल। और बस यूं ही उसने बिना तामझाम के 10वीं स्तर का खतरनाक मंत्र पढ़ा और एक ही झटके में शक्तिशाली बिजली से राक्षस को भस्म कर दिया। घर लौटने के बाद भी मर्लिन के दिमाग में वही मंत्र घूम रहा था। अपने गुरुजी का भौकाल देखकर वो पूरी तरह सदमे में थी। एफ्टेल उससे कहता है कि जो हुआ भूल जाए और सो जाए, क्योंकि आज के लिए काफी भाग दौड़ हो गई है। हालांकि कमरे से बाहर निकलने से पहले ही वो अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और खून की उल्टी करता है। मर्लिन तुरंत घबरा जाती है और एफ्टेल समझ जाता है कि मर्लिन ने खून देख लिया है, इसलिए अब उसे उस गंभीर बीमारी का पता चल चुका है जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी मर्लिन के इस चौंकाने वाले बयान पर कि उसे बीमारी का पहले से पता था और इसीलिए वो जल्द सब सीखना चाहती थी, एफ्टेल को आखिरकार समझ आ गया कि ये लड़की गधों की तरह इतनी मेहनत और जल्दबाजी क्यों कर रही थी। मर्लिन ने रोते हुए अपना ख्याल रखने और आराम करने को कहा, लेकिन एफ्टेल ने बात पूरी भी नहीं करने दी और साफ कह दिया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात मर्लिन के पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए वो उससे पूछती है कि आधी जान बचने के बावजूद वो जादू का भयंकर अभ्यास क्यों कर रहा है। बिना ज्यादा सोचे समझे एफ्टेल उसके बारों को सहलाता है और अपना सच उगलने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो उसके बाद आने वाले होनहार छात्रों को, जैसे कि वो खुद, प्रशिक्षित करना चाहता है। वो सच्चाई स्वीकारता है कि वो दुनिया का सबसे खूंखार जादूगर बनना चाहता था, और अगर हर जादूगर सबसे महान बनना चाहता है तो भला वो इसका कोई अपवाद कैसे हो सकता है। किस्मत देखिए, वो जानता है कि वो ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएगा। मर्लिन तुरंत टोकती है और उसे याद दिलाती है कि वो खूंखार रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि बिजली का सम्राट उन सभी में सबसे धाकड़ है, और आज भी उसने 10वें स्तर का खतरनाक जादू इतनी आसानी से कर दिया। मर्लिन बीच वाक्य में ही रुक जाती है, लेकिन एफ्टेल बिना कहे ही समझ जाता है कि वो आखिर क्या कहना चाह रही है। हालांकि वो भली भांति जानता है कि आज के छपरी नौजवानों और उनकी प्रतिभाओं के आगे वो बहुत पीछे है। यहाँ तक कि दानव राजा के विरुद्ध महायुद्ध के दौरान भी केवल वही इकलौता जो उम्र दराज था, नॉब की तरह संघर्ष कर रहा था। ये कड़वा सच जानकर मर्लिन का चेहरा उदास हो जाता है, इसलिए वो फिलहाल अपना मुंह बंद रखने का समझदारी भरा निर्णय लेती है। कुछ दिनों बाद एफ्टेल के एक छात्र ने हाँफते हुए बताया कि ज्वाला सम्राट ने जादुई क्षमता का अपना धांसू सिद्धांत पूरा कर लिया है। एफ्टेल ने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज की जांच की, क्योंकि जन्मजात जादुई क्षमता खोजना लंबे समय से असंभव माना जाता था। लेकिन अब वो ये देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे किया गया। हालांकि उस शर्मा जी के लड़के रूपी ज्वाला सम्राट से उसे इससे कम उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि वो एक पैदाइशी जीनियस व्यक्ति है। जानकारी उगलने के बाद बच्चा उत्साह में पूछता है कि अब वो क्या करेगा, और एफ्टेल उसे बताता है कि अब इस नुस्खे को आजमाने का समय आ गया है, क्योंकि ये तमाशा देखने लायक है। जब उसके सभी छात्र उत्सुकता से चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं तो एफ्टेल तुरंत लाइव टेस्ट करने के लिए मेज पर 4 टेस्ट ट्यूब रखता है। पर्चा पढ़ने के बाद वो मर्लिन से शुरुआत का फैसला करता है और बिना पूछे उसके सिर से 4 बाल नोचकर प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डालकर उन्हें अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु प्रत्येक तत्व के स्पेशल जादुई पानी में डुबो देता है। जैसे ही मर्लिन के बाल उस जादुई पानी के संपर्क में आते हैं, टेस्ट ट्यूब्स अचानक गेमिंग पीसी जैसी तीव्र रोशनी से चमक उठते हैं और उनमें मौजूद पानी का रंग ही बदल जाता है। सभी बच्चे इस जादुई बदलाव को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और वे देखते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब तेज चमक रहे हैं। हालांकि बेचारों को इसका मतलब समझ नहीं आता। एफ्टेल गुरुजी स्टाइल में समझाता है कि पर्चे पर लिखा है कि प्रकाश की तीव्रता और रंग की गहराई से ई और एस के बीच की श्रेणी का पता चलता है। हरा और नीला रंग बहुत तेज चमक रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि मर्लिन जल और वायु दोनों में टॉप लेवल एस श्रेणी की है। अन्य टेस्ट ट्यूब लाल और भूरे रंग के हैं, इसलिए छात्र तुरंत अपना दिमाग लगाते हैं कि अग्नि सी श्रेणी की है और पृथ्वी बी श्रेणी की। एफ्टेल आश्चर्यचकित होकर इसकी पुष्टि करता है और देखता है कि मर्लिन को इस जैकपॉट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मर्लिन को बचपन से पाला है, इसलिए वो उसकी असली ताकत जानता है। मर्लिन की जादुई क्षमता के बारे में जो कुछ वो जानता है, उसके आधार पर इस मशीनरी के परिणाम 100% सटीक निकले हैं। जादू सिखाने का घिसा पिटा तरीका यह है कि छात्रों को सभी बुनियादी मंत्रों का गधों की तरह रट्टा मरवाया जाता है और सालों बर्बाद करने के बाद वो अपनी योग्यता जान पाते हैं। लेकिन अब वे स्कूल घुसते ही ये जान सकेंगे। इससे भी बेहतर वे जन्म लेते ही अपनी जन्मजात ताकत जान लेंगे, जिसका अर्थ है कि वे शॉर्टकट मारकर और भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं।
बिना टाइम खोटी किए एफ्टेल आगे बढ़ने का फैसला करता है और अपने छात्रों से खुद का योग्यता परीक्षण करने में मदद मांगता है। मर्लिन उसे समझाती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से महान 4 सम्राटों में से एक है, लेकिन अन्य छात्र इससे बिल्कुल असहमत हैं क्योंकि उनके अंदर कीड़े काट रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये तमाशा अद्भुत होगा। वे सभी गुरुजी का लेवल देखने को मरे जा रहे हैं और एफ्टेल भी अंदर से जानना चाहता है क्योंकि भले ही वो जादू के उच्चतम स्तर तक ना पहुंच पाया, वो ये जानना चाहता है कि क्या उसमें कभी वो सब करने की जन्मजात प्रतिभा थी भी। वो दूसरों की तुलना में दर्जनों बल्कि सैकड़ों गुना अधिक खून पसीना बहाया था और उसे यकीन है कि अन्य सम्राटों ने भी कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन उसने उनसे कहीं ज्यादा हड्डियां गलाई हैं। इसी घमंड को मन में पाले वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इसलिए वे छात्रों द्वारा बाल काटने और नतीजे आने का इंतजार करता है। हालांकि उसके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब छात्र बालों को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो जादुई पानी बिल्कुल रंगहीन ही रहता है। इससे सभी लोग बुरी तरह चकरा जाते हैं। इसलिए एक छात्र खुजलाते हुए पेपर पढ़ता है और कहता है कि रंगहीन होने का मतलब शायद प्रतिभा का पूरी तरह अभाव है। ये सुनने के बाद भी उसे पक्का यकीन है कि इसमें कोई भयंकर गड़बड़ है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा ना होना तो टेक्निकली नामुमकिन है। एफ्टेल खुद को दिलासा देते हुए इसे मानने से साफ इनकार कर रहा है, क्योंकि प्रतिभा ना होने का मतलब है कि किसी भी जादुई आत्मा ने उसे घास तक नहीं डाली है। हालांकि उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वो बिजली का सम्राट है और उसने सिर्फ अपनी जानवरों जैसी जादुई मेहनत से ही इतनी तरक्की की है। मर्लिन उसकी बढ़ती घबराहट भांप लेती है और दिलासा देते हुए कहती है कि शायद उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, इसलिए उन्हें सिस्टम रीस्टार्ट करके दोबारा कोशिश करनी चाहिए। जाहिर है अपनी बेबसी और बेहोशी जैसी हालत देखकर एफ्टेल तुरंत मान जाता है और दूसरी बार कोशिश करने का फैसला करता है, ये रटते हुए कि जरूर कोई तकनीकी चूक हुई होगी। लेकिन हाय रे किस्मत, बार बार कोशिश करने पर भी शीशियां वैसे की वैसी रंगहीन रहती हैं, जिससे आईने की तरह साफ हो जाता है कि ये मशीन की गलती नहीं थी। एफ्टेल की हताशा का घड़ा फूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा पोपट कैसे संभव है। जल्द ही उसे कड़वा एहसास होता है कि जादू सीखने में उसे हमेशा बाकियों से बहुत ज्यादा समय लगता था और केवल उसके गधों के अथक प्रयासों ने ही उसे बेहतर बनाया था। हार मानकर वो समझ जाता है कि अन्य सम्राटों को कभी ना हरा पाने और उनके लगातार आगे निकलने का एकमात्र कारण यही था कि उसमें जादू की रत्ती भर भी प्रतिभा नहीं थी। बस यही वो एक कारण था, और ये बात इतने सालों से इतनी सरल थी, लेकिन वो बेवकूफ इसे कभी समझ नहीं पाया। इस भयानक इमोशनल डैमेज के बाद एफ्टेल की बीमारी शरीर पर जोरदार हमला करती है, जिससे वो फिर से धड़ाम से बेहोश हो जाता है। मर्लिन बुरी तरह घबरा जाती है और जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एफ्टेल की खस्ता हालत में सुधार का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बाद वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेता है और अपनी दर्दनाक पीड़ा के बावजूद उसका अहंकार मर्लिन को अपनी ये दयनीय हालत देखने नहीं देना चाहता। इसलिए जब भी वो बेचारी पानी या खाना देने की कोशिश करती है, वो उसे डांटकर बाहर रहने को कह देता है। एफ्टेल पहले कभी इतना लाचार नहीं दिखा और अब वो टूटकर समझ गया है कि भले ही उसने हमेशा सोचा था कि वो मेहनत से जादू के शिखर तक पहुंच सकता है, लेकिन वो जन्मजात प्रतिभा नामक उस अदृश्य दीवार को कभी पार नहीं कर सका। ठीक उसी पल उसकी जिंदगी भर की सारी इच्छाएं और आशाएं कांच सी टूट जाती हैं, लेकिन असहनीय पीड़ा के साथ उसे एहसास होता है कि शुरुआत से ही उसकी कोई असली इच्छा या आशा थी ही नहीं। बिस्तर पर पड़ा एफ्टेल अब केवल दर्द और गहरी निराशा महसूस कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी दयनीय स्थिति का पूरा एहसास हो चुका है और उसे अफसोस है कि अब सच बदलने का जरा भी समय नहीं बचा है। उसने सोचा था कि सिर्फ प्रयास उसे शिखर तक पहुंचा देगा, लेकिन अंत में वो बस उसी घोर निराशा में रोता रहता है जब तक कि आखिरकार उसकी अंतिम सांसें उसका साथ नहीं छोड़ देती। जैसे ही एफ्टेल का गेम समाप्त होता है, जिद्दी पावर नामक एक कौशल अचानक एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक विशाल रहस्यमय डायमेंशन में ले जाता है। वो अब बूढ़ा नहीं दिखता और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये सोचकर हैरान हुए कि 50 साल से भी अधिक समय पहले से वो इस कौशल को पूरी तरह से भुला चुका था। एक देवी आसमान से उतरकर उसका वेलकम करती है, लेकिन एफ्टेल पहले से ही पहचानता है कि वो कौन है और वो जानता है कि यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी जब उसने पिछली दुनिया से अलग एक अन्य दुनिया में अपना गेम समाप्त किया था। देवी हंसकर मानती है कि बहुत समय बीत चुका है और उनकी जिद्दी पावर ने उन्हें कभी हार न मानने की खुजली दी थी, जिससे वे अपने लक्ष्य की ओर बिना थके दौड़ते रहे। एफ्टेल को ये बात याद नहीं थी, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि वे कभी हार क्यों नहीं मानते थे। देवी उन्हें बताती हैं कि उनके दूसरे पुनर्जन्म का समय आ गया है और एक बार फिर उन्हें 2 शुरुआती धांसू कौशल मुफ्त मिलेंगे। वो उसे 2 गुना विकास कौशल थमा देती है ताकि उसका काम आसान हो जाए, लेकिन उसकी हैरानी के लिए एफ्टेल इसे ठुकराकर फेंकता है और बताता है कि उसके पास अभी भी जादुई ज्ञान है, इसलिए यदि उसके पास समय है और वो मेहनत करके बेहतर बन सकता है तो यही काफी है। देवी ये जवाब सुनकर गदगद होती है, क्योंकि उसे उससे यही सुनने की आस थी। आखिरकार वो बिना किसी टैलेंट के ही 4 सम्राटों के पद तक चढ़ गया था। ये केवल उसकी चालाकी के कारण नहीं था, बल्कि उसकी जिद्दी खोपड़ी के कारण था। एफ्टेल साफ कहता है कि वो इतनी दूर नहीं जाएगा, इसलिए देवी उससे पूछती हैं कि क्या वो इसके लिए तैयार है। जैसे ही वो इसकी हामी भरता है, उसके चारों ओर का वातावरण चमकने लगता है और देवी उसे सुखद ट्रिप की शुभकामनाएं देती हैं। इसके बाद एफ्टेल अपने तीसरे जीवन में एक 4 वर्षीय बच्चे के शरीर में जागता है और उसे समझ आता है कि उसका रिस्पॉन हुआ है। उसने अपने जीवन के 4 साल एफ्टेल के रूप में बिताए, पूरी तरह से अनजान, लेकिन अब अचानक उसकी यादें वापस लौटने लगती हैं।
एफ्टेल घर का मुआयना करने का फैसला करता है और आईने में खुद को घूरता है, जानते हुए कि वो बिजली का बादशाह है। जब वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसकी माँ पीछे से आकर उसे प्यार से गले लगा लेती है और पूछती है कि क्या वो अच्छे से सोया। एफ्टेल सांस लेने के लिए छटपटाने लगता है, इसलिए उसकी माँ उसे ढील देती है और माफी मांगते हुए कहती है कि नाश्ता तैयार है। होश में आने के बाद एफ्टेल कूल रहता है और अपनी माँ के साथ नाश्ता करने का फैसला करता है, हालांकि वो अभी भी सब कुछ सोच रहा होता है। वो जानता है कि देवी द्वारा गिफ्टेड दूसरे पुनर्जन्म की शक्ति के कारण अब वो अपने तीसरे जीवन में है। 4 वर्ष का होने के बाद से ही उसे पुराने एफ्टेल की यादें वापस आने लगी हैं, इसलिए उसने ठान लिया है कि इस बार वो जादू में भौकाल टाइट करेगा। जैसे ही वो ये फैसला करता है, एफ्टेल को अचानक जादुई योग्यता परीक्षा के लिए पानी तैयार करने का तरीका याद आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता है और सीधे अपने कमरे में जाकर इसे आजमाने के लिए भागता है, ये जानने के लिए कि इस जीवन में उसकी औकात क्या है। बदकिस्मती से पिछले जन्म की तरह ही जादुई पानी रंगहीन बना रहता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। एफ्टेल बाहर जाने का फैसला करता है और घास पर गिर पड़ता है, हार और निराशा से डूबा हुआ। बुरी तरह से निराश होकर उसे एहसास होता है कि पिछली बार की तरह ही जब वो 10वें स्तर के मंत्र सीखेगा तो उसकी क्षमता की सीमाएं आ जाएंगी। जब वो इसी बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक एक ड्रैगन उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकला और उसने देखा कि उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, जिसका मतलब था कि किसी ने उसे गुस्सा दिला दिया था। हथियारबंद सैनिक घोड़ों पर सवार होकर ड्रैगन का पीछा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो राजधानी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो उसे भागने नहीं दे सकते। जैसे ही एफ्टेल को पता चला कि शहर खतरे में है, वो मदद के लिए भागा, लेकिन उसके छोटे पैर उसे तुरंत अपनी वर्तमान औकात का एहसास दिला देते हैं। अपनी प्राइम फॉर्म में वो कुछ कर सकता था, लेकिन अब वो मात्र 4 वर्ष का है, इसलिए वो नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, खासकर बिना किसी टैलेंट के। ड्रैगन तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए एफ्टेल अपने हाथों को देखता रहता है, खुद को नल्ला महसूस करता है। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो जादू का उपयोग करने वाले शरीर में रिस्पॉन लेता। आखिरकार इस तरह वो अपना बनाया हुआ पुराना मंत्र, अपना खुद का बनाया हुआ 10वां मंत्र एफ्टेल इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही उसके मन में उस मंत्र का ख्याल आया, उसका हाथ अचानक चमकने लगा और उसके ऊपर एक धांसू जादुई घेरा बन गया, जिससे एक खतरनाक बिजली का झटका सीधे ड्रैगन पर लगा और उसे जलाकर राख कर दिया। एफ्टेल चकराकर पीछे गिर पड़ा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या किया है। जब ड्रैगन जमीन पर गिरता है तो हथियारबंद सैनिक उसे घेर लेते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसे किसने मारा। एफ्टेल गिरे हुए ड्रैगन को देखकर कंफर्म करता है कि ये वाकई काम कर गया है और फिर अपने हाथ को देखता है, जिससे थोड़ी सी बिजली निकलती है। तभी उसे समझ आता है कि वो मानो इस दुनिया में रिस्पॉन लेकर आया है और 4 वर्ष की उम्र में ही अपने पिछले जीवन की धाकड़ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। अब एफ्टेल के पिछले जन्म को इस नए शरीर में रिस्पॉन लिए 3 साल हो चुके हैं और उसने काफी रिसर्च किया है। उसने जो जाना है वो ये है कि जिस दुनिया में वो अभी है, वो वही दुनिया है जिसमें वो पहले रहता था, लेकिन 400 साल बाद। एक दिन एफ्टेल का भाई फ्रेजियर उससे और उसकी माँ से मिलने आता है ताकि उनका अपडेट ले सके और उन्हें इस महीने के खर्चों के लिए कुछ पैसे दे सके। एफ्टेल अपनी माँ के साथ अकेला रहता है, लेकिन फ्रेजियर हमेशा ये पक्का करता है कि उनके पास जरूरत की हर चीज हो। अपनी माँ से बात करने के बाद फ्रेजियर एफ्टेल को देखता है और पाता है कि वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी भारी किताब पढ़ रहा है। एफ्टेल बताता है कि उसे ये किताबें बहुत धांसू लगती हैं, इसीलिए फ्रेजियर उससे कहता है कि अगली बार वो उसे गिफ्ट में कुछ किताबें लाकर देगा। ये सुनकर वो लौंडा खुश हो जाता है और उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है कि वे उसमें पिता को पहचान सकते हैं। फ्रेजियर सहमत होता है और कहता है कि उसे यकीन है कि एफ्टेल को अभी किताबों में लिखी बातें पूरी तरह पल्ले नहीं पड़ी हैं, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही उन्हें अच्छी तरह समझ जाएगा और उसके पिता बहुत गदगद होंगे। एफ्टेल उससे पूछना चाहता है कि वो अपने पिता से कब मिलेगा, लेकिन फ्रेजियर माफी मांगता है और बताता है कि उसके पिता बहुत बिजी हैं और उनके लिए समय निकालना मुश्किल है। ये सुनकर एफ्टेल थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता से कभी नहीं मिला है, लेकिन वो जानता है कि वो ड्यूक ओरकोट है, जो अजुल राज्य में जादू के मामले में एक धाकड़ व्यक्ति हैं। वो उनके पूर्वज बिजली के सम्राट के वंशज हैं, इसीलिए वो ये जानने के लिए बेताब हैं कि वो कैसे हैं। हालांकि उसकी माँ में कोई जादुई टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसकी पत्नी और अन्य रखेलें उससे चिढ़ती रहती हैं। ये एक वीआईपी परिवार है, इसीलिए एफ्टेल को समझ नहीं आता कि ओरकोट ने बिना किसी जादुई टैलेंट वाली महिला से संतान क्यों पैदा की। उसकी पत्नी उनसे इतना चिढ़ती रहती थी कि उसने उसे और उसकी माँ को एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। सीधे शब्दों में, एफ्टेल के पिता का परिवार उसे अपना बेटा नहीं मानता, इसीलिए वो उससे मिल नहीं पाया है। फ्रेजियर ने उसके उतरे चेहरे को देखा और दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि वो इस बारे में उसके पिता से बात करेगा। एफ्टेल मान गया और उसने मजबूरी में ये बात स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके पास यही एक लौता जुगाड़ था। फ्रेजियर ड्यूक ओरकोट की पत्नी का दूसरा बेटा है, लेकिन उसे उन पर तरस आ गया और अब वो उनकी देखभाल करता है, इसीलिए वो एक नेक इंसान है। ये पक्का करने के बाद कि वो ठीक है, फ्रेजियर एफ्टेल की माँ से पूछता है कि क्या वो उनकी किसी और तरह से मदद कर सकता है। माँ उसे तसल्ली देती है कि वे ठीक है और वो पहले से ही उनका अच्छे से ख्याल रख रहा है, इसीलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एफ्टेल अभी भी इस नौटंकी से पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी पक रहा है उसे कोई घंटा नहीं पड़ता जब तक कि वो फिर से जादू का रट्टा मार सके। उसकी माँ गपशप के दौरान उनके लिए चाय बनाने का फैसला करती है और फ्रेजियर उससे पूछता है कि अभी जो पढ़ाई वो कर रहा है उससे वो भविष्य में क्या उखाड़ना चाहता है। एक पल भी झिझक किए बिना एफ्टेल उछलकर कहता है कि वो एक धाकड़ जादूगर का वंशज है, इसीलिए जब वो 15 साल का होगा तो वो राजधानी के जादू स्कूल में जाकर जादू सीखना चाहता है। इससे पहले कि वो अपना डायलॉग पूरा कर पाता, उसकी माँ उसका मुंह दबाकर उसे चुप करा देती है और कहती है कि वो उसकी तरह निल्ला है और उसमें जादू की कोई औकात नहीं है। एफ्टेल बड़बड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जानता है कि इस युग में जादुई टैलेंट टेस्टिंग आम बात है, इसीलिए उसकी योग्यता की औकात पहले से ही सबको पता है। उसकी माँ उसे जकड़े रहती है और बताती है कि वो उसे तलवारबाजी सिखाने और फौजी ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रही है। फ्रेजियर तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये बहुत धांसू आइडिया है, क्योंकि उन्होंने फौजी ट्रेनिंग में अपनी क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया था, भले ही वो वैसा ना दिखते हो। वे बताते हैं कि पहले तो उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि वो छपरी थे और एक जादुई परिवार का हिस्सा होने के खिलाफ पंगा लेना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्हें लगता है कि ये सही चुनाव था। आखिरकार जादुई तलवारबाज बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए सेना उनकी वीआईपी देखभाल करती है। फ्रेजियर इस आइडिया से पहले ही इंप्रेस हो चुके हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि आज उनके पास थोड़ा समय है और वे देख सकते हैं कि एफ्टेल तलवारबाजी में कैसा जलवा दिखाते हैं। इससे पहले कि एफ्टेल ड्रामा कर पाता, उसकी माँ खुशी से मान जाती है, इसीलिए उसके पास अपने भाई के साथ जंगल में पसीना बहाने जाने के अलावा कोई जुगाड़ नहीं बचता। फ्रेजियर उसे अपनी तलवार देता है और उसे हवा में लहराने के लिए कहता है, जिससे उसकी कलाई पर ज्यादा जोर पड़े। एफ्टेल चुपचाप निर्देशों का पालन करता है, भले ही ये उसका काम ना हो, और फ्रेजियर उसे बताता है कि उसमें तलवारबाजी का बहुत टैलेंट है। इस मोड़ पर एफ्टेल को आखिरकार समझ आ गया कि उसका भाई उसे केवल किताबी ज्ञान और फौजी विज्ञान क्यों सिखा रहा था। असल में वो चाहता था कि एफ्टेल शुरू से ही फौजी स्कूल जाए, क्योंकि शायद उसे एफ्टेल की जादुई औकात की कमी की टेंशन थी। लेकिन फिर भी एफ्टेल स्कूल जाना चाहता था, इसीलिए उसने तलवारबाजी की नौटंकी बंद करने का फैसला किया ताकि वो अपने भाई को अपनी असली जिद बता सके। जब फ्रेजियर को पता चलता है कि एफ्टेल सचमुच जादू स्कूल जाना चाहता है तो उसका चेहरा एक पल के लिए लटक ही जाता है, लेकिन वो प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो अपने छोटे भाई के सामने घुटने टेक कर समझाता है कि लोग कुछ चीजों में उस्ताद होते हैं और कुछ में जीरो, इसीलिए उसे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। एफ्टेल तुरंत क्लियर करता है कि वो ये पहले से ही जानता है और उसे पता है कि उसमें कोई जादुई टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके पास माना पावर है और वो भी जादू का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो हर हाल में जाना चाहता है। एफ्टेल को मन ही मन पता है कि तब से 400 साल बीत चुके हैं, इसीलिए अगर वो जादू की स्कूल में जाता है तो उसे जादुई ताकतों की सीमाओं को पार करने का कोई न कोई जुगाड़ जरूर मिल जाएगा। एफ्टेल की जिद के आगे फ्रेजियर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो अभी एक मंत्र पढ़ेगा और अगर वो उसे दोहराने में पास हो जाता है तो वो खुद जादू की स्कूल के लिए उसकी पैरवी करेगा। एफ्टेल तुरंत ये डील मान लेता है और खुशी से उसे थैंक यू देते हुए कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फ्रेजियर लटके चेहरे से उसकी ओर घूरता है और मन ही मन सॉरी मांगता है, क्योंकि वो उसके लिए एक ऐसा जादू करेगा जिसे दोहराना नामुमकिन होगा। वो जानता है कि ये थोड़ा जालिम है, लेकिन उसे उम्मीद है कि इससे उसे औकात का पता चलेगा और वो समझ पाएगा। फ्रेजियर उसे ध्यान से घूरने के लिए कहता है और फिर पवन तत्व सिल्फी को बुलाकर उनसे पावर मांगता है। एफ्टेल उसे मंत्र पढ़ते देख थोड़ा चौंक ही जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और घूरता रहता है। कुछ और नौटंकी चलने के बाद फ्रेजियर विंड एज नाम का लेवल 2 जादू करता है, जिससे हवा का एक खूंखार झोंका निकलता है और एक पेड़ गिर जाता है। हालांकि ये सिर्फ लेवल 2 जादू था, फिर भी वो पूरी तरह हाफ जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि एक 7 साल के बच्चे के लिए ये जादू किसी तगड़े चमत्कार जैसा ही होगा। फ्रेजियर का तो पोपट ही हो गया जब एफ्टेल गिरे हुए पेड़ को बस अजीब नजरों से घूरता रहा और उसने मुंह फट अंदाज में पूछा कि क्या बस इतना ही। वो इस ड्रामे से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ। फ्रेजियर घबराकर ही कर हंसा और उसे ज्ञान देने की कोशिश की कि इस लेवल की जादूगरी के लिए गधों जैसी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि इससे पहले कि वो अपना प्रवचन पूरा कर पाता, एफ्टेल ने फुल एटीट्यूड में अपना हाथ उठाया और बिना किसी मंत्र का रट्टा मारे उसने बिल्कुल वही जादू किया और पलक झपकते ही अपने सामने के सभी पेड़ों को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। फ्रेजियर अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम जाता है, ये समझने की नाकाम कोशिश करते हुए कि एक 7 साल का बच्चा बिना किसी मंत्र के पल भर में ऐसा भौकाल कैसे मचा सकता है। ऐसा तो दशकों की ट्रेनिंग से गुजरा कोई प्रो लेवल का ज्ञानी ही कर सकता है, इसलिए कोई 7 साल का निब्बा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसने पहले कभी ऐसा अजूबा नहीं सुना था, इसलिए वो बुरी तरह घबराकर एफ्टेल से पूछता है कि उसने अभी ये क्या कांड किया है। एफ्टेल को पहले तो फ्रेजियर की उलझन पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन वो जल्दी ही शरीफ बनकर माफी मांग लेता है, ये महसूस करते हुए कि उसे वही करना था जो फ्रेजियर ने किया था, लेकिन वो दूसरे स्तर के बजाय गलती से चौथे स्तर के करीब पहुंच गया। फ्रेजियर अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाता है कि चौथा स्तर तो अति उन्नत जादू है भाई। इससे एफ्टेल और भी चकरा जाता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सोचा था कि चौथा स्तर तो छपरी कमतर जादू है। फ्रेजियर उससे बार बार पूछता है कि वो इतना एडवांस जादू कैसे उखाड़ सकता है, लेकिन एफ्टेल हिचकिचाता है, क्योंकि वो उसे अपने रिस्पॉन होने के बारे में ठीक नहीं बता सकता। ये सोचकर वो बस बहाना बनाता है कि वो वास्तव में इसका कारण नहीं बता सकता, लेकिन वो अपनी पढ़ाई से प्राप्त जादुई ज्ञान और पावर को
इस शरीर और खोपड़ी के अनुकूल ढाल रहा है। एफ्टल ये भी कबूल करता है कि वो वास्तव में 10वें स्तर तक खतरनाक जादू कर सकता है, लेकिन फ्रेजियर ये सुनकर पूरी तरह से पगला जाता है और कहता है कि 10वें स्तर का जादू तो दुनिया से लुप्त हो चुका है। फिर फ्रेजियर अचानक भूत देखने की तरह पीला पड़ जाता है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ने का फैसला कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो वहीं धड़ाम से बेहोश हो जाता है। एफ्टल थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिर उसे अचानक एहसास होता है कि उसने इस नए जीवन में कभी किसी को ढंग का जादू इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। लेकिन फ्रेजियर का ये ओवर रिएक्शन देखकर उसे समझ आ जाता है कि पक्का दाल में कुछ काला है। ड्रैगन को भस्म करने के बाद भी उसने ठीक यही महसूस किया था, क्योंकि उन सभी ने कहा था कि किसी चमत्कार ने उनकी जान बचाई है, क्योंकि वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि आखिर वो कौन सा बवाल था। एफ्टल को अब यकीन हो गया है कि इस युग में कुछ तो भारी गड़बड़ है और वो अभी तक इसका असली कारण नहीं समझ पाया है। घर लौटने के बाद वो जादुई शक्तियों के बारे में जासूसों की तरह छानबीन करने का फैसला करता है, ये जानने के लिए कि आखिर क्या रायता फैल रहा है। उसे नहीं पता कि पिछले 400 वर्षों में दुनिया में क्या हुआ, लेकिन कुछ बड़ी किताबें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि किसी कारण से जादू की संस्कृति में काफी भारी गिरावट आई है। बिना मंत्र पढ़े जादू करना अब आम बात बिल्कुल नहीं रही, जिससे उसके भाई के सदमे में बेहोश होने की असली वजह समझ में आती है। फ्रेजियर अचानक चौंक कर नींद से जाग जाता है, अपना नाम जोर से चिल्लाता है और घबराकर पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है कि एक 7 साल का बच्चा बिना मंत्र पढ़े खतरनाक जादू कर सकता है। एफ्टल अनजान बनने का ऑस्कर विनिंग नाटक करता है और उससे पूछता है कि वो क्या फालतू बातें कह रहा है। एफ्टल उसे पट्टी पढ़ाता है कि उस अद्भुत जादू से एक पेड़ को उड़ाने के बाद लकड़ी का एक टुकड़ा उड़कर उसके सिर पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। फ्रेजियर घबराकर हंसता है, लेकिन वो उसकी बकवास पर विश्वास करने का फैसला करता है, क्योंकि भला कोई नन्हा बच्चा ऐसा कर ही कैसे सकता है। इसके बाद एफ्टल ने गुप्त रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखने और कम से कम कुछ समय के लिए फ्रेजियर के साथ फौजी स्कूल जाने का नाटक करने का निश्चय किया। हालांकि उसे तलवारबाजी के पसीने वाले अभ्यास में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वो वास्तव में फौजी स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहता। फिर भी उसके पिछले जीवन के अदम्य कौशल ने शायद उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित किया है, इसलिए जितनी बार वो हारता है उतना ही ज्यादा सनक कर क्रोधित हो जाता है। इसीलिए बार बार गिरने के बाद भी एफ्टल ढीठों की तरह उठ खड़ा होता है और अपने भाई से एक बार फिर से कोशिश करने की गुजारिश करता है। फ्रेजियर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और उसे बार बार बेरहमी से धूल चटाता है ताकि वो सीख सके। 10 साल की उम्र तक आते आते एफ्टल सोचने लगा कि वो मार्शल आर्ट में और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, एक ऐसे तरीके से जो सिर्फ जादू से बहुत परे हो। एक दिन अपने खतरनाक प्रशिक्षण के दौरान वो एक झरने के किनारे तब तक इंतजार करता है जब तक कि एक विशाल पेड़ का भारी तना नीचे नहीं गिर जाता। पेड़ के तने के पानी में गिरने से पहले ही एफ्टल अपनी तलवार से उसे पल भर में कई टुकड़ों में काट देता है। उसे लगने लगता है कि तलवार चलाना बहुत मजेदार है और वो सोचता है कि सबसे शक्तिशाली जादुई तलवारबाज का खिताब भी बहुत भौकाली होगा। फ्रेजियर फिलहाल उसे हफ्ते में 3 बार लड़ाई की पेल की ट्रेनिंग दे रहा है और आज वो उसे बताता है कि आज कुछ अलग होगा और एक खास सबक होगा। वो समझाता है कि उसने अपनी जगह एक खास कोच को बुलाया है, इसलिए वो आज कुछ नई और खतरनाक चीजें सीखेगा। इससे पहले कि एफ्टल उससे कोई सवाल पूछ पाता, एक लंबा चौड़ा डरावना आदमी ठीक उसके पीछे आकर चुपचाप उसे परखने लगता है। फ्रेजियर उसे बताता है कि उसका नाम मोरिया है और वो अजूल साम्राज्य का खूंखार पूर्व नाइट कमांडर है। एफ्टल घबराकर उसका अभिवादन करता है, लेकिन मोरिया समय बर्बाद किए बिना सीधे उससे कहता है कि वो जैसे चाहे उस पर फुल हमला करे और कहता है कि पहला वार वही करेगा। फ्रेजियर उसे शुभकामनाएं देता है और बताता है कि उसके पास लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मोरिया उससे थोड़ा दूर चला जाता है, इस इंतजार में कि जब वो ध्यान न दे रहा हो तब उस पर हमला कर दे, लेकिन चाहे वो कुछ भी कहे एफ्टल को कोई मौका नहीं दिखता और वो जानता है कि ये आदमी बहुत ताकतवर है। कुछ सेकंड बाद मोरिया शिकायत करता है जब वो देखता है कि एफ्टल इतनी दूर आने के बाद भी बुत बनकर वहीं खड़ा है। क्योंकि वो डर के मारे हिल नहीं सकता, मोरिया खुद उसके पास जाने का फैसला करता है और बिना किसी हिचक के एफ्टल पर हमला कर देता है। वो एक बच्चे के सामने भी पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए एफ्टल के पास जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर दूर हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो देखता है कि मोरिया बहुत ही तेज है, क्योंकि वो उसकी तलवार को हिलते हुए भी नहीं देख पाया और बड़ी मुश्किल से ही वार से बच पाया। मोरिया उससे कहता है कि वो जवाब देने में बहुत धीमा है, इसलिए एफ्टल एक ऐसी शारीरिक क्षमता बढ़ाने का फैसला करता है जिससे वो एक ही बार में तेजी से चल सके, और मोरिया ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो इतनी कम उम्र में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। मोरिया पूरे टशन में उससे कहता है कि वो वार पलटने में बहुत धीमा है, इसलिए एफ्टल एक धांसू शारीरिक क्षमता बढ़ाने का फैसला करता है जिससे वो एक ही बार में गोली की तरह तेज चल सके। उसकी रफ्तार देखकर मोरिया हैरान रह जाता है कि वो इतनी कम उम्र में भी इस खूंखार तकनीक का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकता है। एफ्टल ने बिना रुके अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो पूरी तरह चौंक गया। मोरिया ने भले ही उस जबरदस्त हमले को रोका, लेकिन वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ और तुरंत समझ गया कि फ्रेजियर ने उसकी सिफारिश क्यों की थी। फ्रेजियर ने बताया कि ट्रेनिंग देते समय उसने महसूस किया कि तलवार पकड़ते समय एफ्टल के नन्हे हाथों में थोड़ी माना एनर्जी होती है। उसमें कोई भी जादुई टैलेंट नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर के भीतर की माना ऊर्जा को गजब की आसानी से कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल असली जादूगर या सदियों पुराने ऋषि की तरह। एफ्टल अपने ख्यालात मन ही में दबाकर रखता है, हालांकि वो सच्चाई जानता है कि वो पिछले जन्म में ऋषि था। दूसरी ओर मोरिया अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि वो जादू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी जादूगर की तरह अपनी एनर्जी को मजे से कंट्रोल कर सकता है। एफ्टल मन ही मन
अपने खौलते हुए गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वो यहाँ अपने जादू का इस्तेमाल करे तो आसानी से उसे धूल चटा सकता है। फिर भी वो जानता है कि उसे इस तरह हराना बेकार है और अभी वो उसे युद्ध में ही हराना चाहता है। वो अचानक चीते की तरह उस पर झपटता है और जब वो सतर्क नहीं होता तब उस पर जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मोरिया आसानी से उसे रोक देता है और कहता है कि उसमें स्किल की बहुत कमी है और उससे भी बढ़कर कद और मसल्स की भी भारी कमी है। इसीलिए उसे मोरिया का बराबरी से मुकाबला करने लायक बनने में कम से कम 3 साल और जमकर घिसना पड़ेगा। इसके बावजूद एफ्टल यथासंभव मैदान में डटे रहने की पूरी कोशिश करता है और फिर अचानक मोरिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए चालाकी से एक तरफ हट जाता है। जैसे ही मोरिया लड़खड़ाता है, एफ्टल उसकी बांह कसकर पकड़ लेता है और उसे पलक झपकते ही जमीन पर धड़ाम से पटक देता है। मोरिया अवाक रह जाता है, लेकिन एफ्टल भी लगभग उतना ही हैरान होता है क्योंकि उसका ये शरीर अपने आप ही हिलने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक बार दूसरी दुनिया में बेसबॉल की गेंद फेंकना सीखा था। हालांकि उसे नहीं लगता था कि ये ट्रिक यहाँ काम आएगी। मोरिया धूल झाड़ते हुए उठ खड़ा होता है और बस हंसते हुए कहता है कि हार तो आखिर हार ही होती है, इसलिए उसने ये कठिन परीक्षा पास कर ली है। एफ्टल को अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या बक रहा है, इसलिए फ्रेजियर उसे बताता है कि वो एक सबसे जरूरी बात बताना ही भूल गया था। फिर वो चौड़ा होकर बताता है कि मोरिया प्रतिष्ठित अजुल फौजी विज्ञान स्कूल का प्रमुख है, जिसका सीधा मतलब है कि 15 वर्ष की आयु से एफ्टल एक टॉप लेवल फौजी स्कूल में छात्र होगा। मोरिया क्लियर करता है कि वो असली लड़ाई हार गया लेकिन तलवारबाजी में जीत गया है, इसलिए एफ्टल को उससे पूरी तरह से आगे निकलने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एफ्टल अपना आश्चर्य नहीं छिपा पाता और इस जानकारी से सुन्न हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये रायता कैसे फैला। कई साल बाद अब जब एफ्टल 14 साल का हो गया है, वो खराब मौसम में भी हर दिन जंगल में पसीना बहाता है। एक बरसात के दिन वो अपने 10वें स्तर के मूल मंत्र एफ्टल का प्रयोग करने का फैसला करता है, जिससे जंगल का एक बड़ा हिस्सा भस्म हो जाता है और जमीन में एक विशाल गड्ढा बन जाता है। इसके साथ ही वो इस बात की पुष्टि करता है कि 9वें या 10वें स्तर तक पहुंचने में अभी भी थोड़ा टाइम लगता है। वो बरसात के दिनों को अपनी ट्रेनिंग के लिए उत्तम मानता है क्योंकि उस समय वो बिना किसी की नजर में आए अपनी जादुई शक्तियों का भारी अभ्यास कर सकता है। इसके बावजूद 10वें स्तर का खतरनाक जादू करने के बाद फ्रेजियर पागलों की तरह दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि उसने अभी आसमान में बिजली की खौफनाक चमक देखी है। एफ्टल घबराकर उसकी बात मान लेता है और उसे तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेजियर आखिरकार शांत हो जाता है, लेकिन एफ्टल अच्छी तरह जानता है कि उसने कांड कर दिया है क्योंकि उसने अपने भाई को लगभग फिर से डरा दिया था। सख्त चेहरे के साथ फ्रेजियर उसे याद दिलाता है कि अगले साल उसे फौजी ट्रेनिंग लेनी है, इसलिए उसे ये पक्का करना होगा कि उसे कोई चोट न लगे। एफ्टल तुरंत सहमत हो जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि उस प्रवेश परीक्षा के बाद से ही ये पूरी तरह तय हो चुका है कि उसे फौजी ट्रेनिंग लेनी है। इस दुनिया में वो 15 वर्ष की आयु में अडल्ट हो जाता है और अभी वो सिर्फ 14 साल का है, लेकिन वो फौजी स्कूल नहीं जा सकता। आजकल हर जगह जादुई टैलेंट टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए वो जानता है कि उसके लिए जादू के रास्ते पर सीधा चलना बहुत मुश्किल होगा। यही कारण है कि 15 साल का होते ही वो घर छोड़कर जादू स्कूल में अकेले ही जाएगा। ये कड़ा फैसला लेने के तुरंत बाद फ्रेजियर उसे बताता है कि आज उसके पास एक गुड न्यूज है और उसे खुशी से सूचित करता है कि आखिरकार उसके पिता उससे मिलने वाले हैं। एफ्टल की मां ये खबर सुनकर बहुत गदगद हो जाती है और खुशी के आंसू बहाते हुए कहती है कि ये सब फ्रेजियर की वजह से संभव हुआ है, जिसने उसे फौजी विज्ञान और तलवारबाजी के बारे में बहुत कुछ अच्छे से सिखाया है। अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी काबू ना कर पाने के कारण वो एफ्टल को कसकर गले लगाती है और कहती है कि आखिरकार वो इतना मजबूत हो गया है कि उसके पिता उसे पहचान लेंगे। 14 साल से इग्नोर किए गए व्यक्ति से मिलने का एफ्टल को कोई खास मतलब नहीं लगा, लेकिन उनकी भारी खुशी देखकर वो निमंत्रण ठुकरा नहीं सका क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। देखते ही देखते तीनों ड्यूक ऑर्कट के महल में पहुंच गए और एफ्टल अपने वंशज से मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड था। हालांकि 14 साल बाद जब उसके पिता ने उसे पहली बार देखा तो उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया बस एक सन्नाटा थी। कमरे का माहौल अजीब हो जाता है, लेकिन एफ्टल सबको चौंकाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, अपना परिचय देता है और अपने पिता का अभिवादन करते हुए कहता है कि वो हमेशा से उनसे मिलना चाहता था। उसका घमंडी पिता तुरंत टोकता है और उससे ड्यूक ऑर्कुट कहकर बुलाने को कहता है, क्योंकि उसने उसे कभी अपनाया नहीं था और वो उनके वीआईपी खानदान के लिए पक्की शर्मिंदगी है। एफ्टल का सारा जोश फुस हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि 14 साल बाद अपने बेटे से पहली बार मिलने पर ऐसी टुच्ची नौटंकी है। ऑर्कुट फिर ताने मारकर खूब जलील करता है क्योंकि बिजली सम्राट का वंशज होने के बावजूद उसमें कोई जादुई औकात नहीं है, इसलिए बिजली सम्राट खून के आंसू रोएंगे। एफ्टल मन में सोचता है कि वो सचमुच रो रहे होंगे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपने वंशज से मुलाकात हुई और ये बुढ़ा एकदम बदतमीज है। ऑर्कुट फिर बताता है कि उसने सुना है कि उसे फौजी ट्रेनिंग के लिए वीआईपी निमंत्रण मिला है। जब एफ्टल इसकी हामी भरता है तो ऑर्कुट खूब हंसता है और कहता है कि ये तो धांसू खबर है। वो सचमुच खुश दिखता है, जिससे एफ्टल को लगता है कि शायद वो बुढ़ा बुरा नहीं है। लेकिन जब ऑर्कुट अपनी असली औकात दिखाते हुए कहता है कि अब खाने का खर्च नहीं देना पड़ेगा और ट्रेनिंग पर जाने से सभी भोजन और रहना एकदम मुफ्त मिलेंगे और तीसरे साल से उसे वजीफा भी मिलेगा जिससे उसकी जेब से फूटी कौड़ी खर्च नहीं होगी, तो एफ्टल का ये शरीफ विचार कूड़े के डिड्डे में चला जाता है। ऑर्कुट उसे धमकी देता है कि जब तक वो वीआईपी खानदान के नाम पर कोई कलंक नहीं लगाता तब तक सब बढ़िया रहेगा।
एफ्टेल को यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने सिर्फ ये बकवास करने के लिए बुलाया था, लेकिन हालात तब बिगड़े जब ऑर्कुट ने अपने बेटे जोआकिम से काम करने को कहा। उसने समझाया कि भले ही उसने एफ्टेल को यूं ही पैदा कर दिया हो, लेकिन दुनिया उसे परिवार का हिस्सा मानेगी, इसलिए उसे परखना होगा कि वो मिलिट्री स्कूल में शर्मिंदगी से बचने के लिए मजबूत है या नहीं। जोआकिम एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला, ये समझते हुए कि उसे बस इस कुत्ते को सबक सिखाना है और वो खुशी खुशी ये काम कर देगा। फ्रेजियर बेशक इसका विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन एफ्टेल अब आखिरकार समझ जाता है कि असल बात क्या है। बिना समय बर्बाद किए वे सब बगीचे की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन फ्रेजियर एफ्टेल को चेतावनी देता है कि उसे सावधान रहना चाहिए, भले ही ये बस एक नकली लड़ाई हो। आखिरकार भले ही वो देखने में ऐसा ना लगे, जोआकिम ने स्कूल में तलवारबाजी में टॉप मार्क्स हासिल किए थे, जिसका मतलब है कि वो बहुत कुशल है। नकली लड़ाई शुरू होने से पहले फ्रेजियर एफ्टेल से कहता है कि अगर उसे लगता है कि वो जीत नहीं सकता तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एफ्टेल बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये तो बस दर्द है और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जोआकिम उसे ताना मारते हुए चेतावनी देता है कि उसके पास भाग जाने का विकल्प था, और फिर उस पर लकड़ी की तलवार फेंक देता है। जब एफ्टेल उसे पकड़ता है तो तुरंत उसके भारीपन को महसूस करता है। जोआकिम घमंड से समझाता है कि ये कठोर लकड़ी की तलवार है, वे आमतौर पर इनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर वार सही जगह लगे तो हड्डी टूट सकती है या खोपड़ी चकनाचूर हो सकती है। जोआकिम शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि वो इसका मतलब जरूर समझता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि एफ्टेल को अंदाजा नहीं होता। इससे जोआकिम का सब्र टूट जाता है और वो भड़क कर चिल्लाता है कि वो और उसकी माँ दोनों मूर्ख हैं। फिर वो जहर उगलते हुए समझाता है कि असली परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते वो उसे और उसकी मूर्ख माँ को औकात दिखाएगा, क्योंकि उन्हें कोई पसंद नहीं करता। आखिरकार उसकी माँ इरिया में कोई जादुई क्षमता नहीं है और उसने ऑर्कुट से उसे जन्म देने की भीख मांगी थी, लेकिन एफ्टेल में भी कोई जादू नहीं है। जोआकिम कहता है कि उसकी माँ ने परिवार को कलंकित किया है और वो उसे मारना चाहता है, लेकिन इसके बजाय वो आज उसे मारने को तैयार है। युद्ध शुरू होने से पहले जोआकिम स्पष्ट करता है कि वो उसे छूट देगा ताकि वो पहले हमला कर सके। एफ्टेल अब तक जोआकिम की सभी फालतू उकसावों पर एकदम चुप रहा था, लेकिन इस बात से उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि ये दोनों टुच्चे बदमाश उसके ही वंशज हैं। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बिना सोचे पहला कदम उठाने का फैसला किया और अपनी लकड़ी की तलवार से सीधे जोआकिम पर खूंखार हमला कर दिया। जोआकिम पूरी तरह से चौंक गया कि वह बड़ी मुश्किल से ही अपनी जान बचाते हुए प्रतिक्रिया दे पाया, क्योंकि एफ्टेल ने उसे अचानक बुरी तरह चौंका दिया था। एफ्टेल उस पर अपना ताबड़तोड़ हमला जारी रखता है, लेकिन उसके खतरनाक वार से जोआकिम डरकर पीछे हट जाता है और कांपते हुए अपनी तलवार से उसे रोकता है। इससे एफ्टेल थोड़ा भ्रमित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि क्या इसे सच में तलवार चलाना आता भी है या ये सब सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा था। कई बार पिटने के प्रयासों के बाद जोआकिम आखिरकार एक वार को रोकने में किसी तरह कामयाब हो जाता है और एफ्टेल उसे चिढ़ाने की पूरी हिम्मत करता है। हालांकि एफ्टेल अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने की धांसू शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे वह उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। जोआकिम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह घबराकर डटकर मुकाबला करने की नाकाम कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि क्या एफ्टेल वाकई वही बच्चा है जो कुछ पल पहले था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इतनी भयानक ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए एफ्टेल आसानी से उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़कर उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे उसकी नाक पल भर में टूट जाती है। जब जोआकिम जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा होता है तो एफ्टेल उसे खूंखार आवाज में चेतावनी देता है कि अगर उसने कभी उसकी मां का अपमान किया तो वह उसे बिना किसी शक के जान से मार डालेगा। इसके बाद वह एकदम से सामान्य हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपनी मां के पास जाकर कहता है कि अब वे जा सकते हैं। यर्जा भी जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उससे पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है, इसलिए वह हैरानी से उससे पूछती है कि क्या वह वही एफ्टेल है जिसे वह जानती है। एफ्टेल उसे आश्वस्त करता है कि वह हमेशा की तरह ही मासूम है, इसलिए उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है और उसे देखकर मुस्कुरा देती है। जाने से पहले एफ्टेल अपने पिता से बात करता है, हालांकि ऑर्कुट उसे देखते ही बुरी तरह सहम जाता है, पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। एफ्टेल ने आज उन्हें आमंत्रित करने के लिए बस धन्यवाद दिया, इसलिए उसका डरपोक पिता उसे तुरंत विदा कर देता है और घबराते हुए अगले साल सैन्य स्कूल में उसके लिए शुभकामनाएं देता है। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद एफ्टेल अपनी मां के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वे किसी न किसी तरह उनसे अपना बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि एक दिन अचानक उनकी ये शांति भंग हो गई जब फ्रेजियर एक बच्चे को अपनी गोद में लिए उनके दरवाजे पर हाँफते हुए आ पहुंचा। तभी हमें राजधानी में पहले हुई एक घटना दिखाई देती है जहां फ्रेजियर अपनी सेना को सूचित करता है कि पवित्र शूरवीर और अजूल सेना अपने पड़ोसियों से एक बड़ा युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। वह समझाता है कि उनके जाने के बाद राजधानी की रक्षा करना उनकी और शाही रक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मोरिया दबे स्वर में उससे पूछती है कि क्या शहर की सुरक्षा के लिए उन्हें सैन्य विद्यालय से बच्चों को लाना पड़ेगा, और फ्रेजियर इसकी पुष्टि करता है। आखिरकार ऐसी खौफनाक जानकारी मिली है कि मंत्री का गुट अपनी मुख्य सेनाओं की अनुपस्थिति में राजकुमार की हत्या करने की पूरी योजना बना रहा है। ये जानकारी मोरिया को स्पष्ट रूप से
उसे चौंका देती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अचानक एक रक्षक अंदर घुस आता है और चिल्लाता है कि दक्षिणी बर्बर राजधानी पर हमला कर रहे हैं। तभी उन्हें एक धमाके की जोरदार आवाज सुनाई देती है। इसलिए फ्रेजियर तुरंत हरकत में आता है और अपनी सेनाओं को राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश देता है और कहता है कि उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद वह भागकर एरिया के घर पहुंच गया। इसलिए अब वह उसे अचानक चौंकाने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि यह सब बहुत अचानक हुआ था और यही एकमात्र सुरक्षित जगह थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। एफ्टेल स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ क्षण रुकता है, क्योंकि वह जानता है कि अजूल के अंतिम राजा का दूसरा पुत्र बड़े पुत्र से ज्यादा प्रतिभाशाली था। इसलिए दूसरा पुत्र वर्तमान राजा है और बड़ा पुत्र राजमंत्री है। दूसरे पुत्र का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था और बड़े पुत्र का सिंहासन पर बैठना लगभग निश्चित था। हालांकि मौजूदा राजा का एक बेटा था और अब मंत्रियों का गुट उसे रास्ते से हटाकर मारना चाहता है। इसके बावजूद कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए एफ्टेल अपने भाई से पूछता है कि जब उसने अपनी सुरक्षा इतनी मजबूत कर ली थी तब बर्बर राजधानी में कैसे घुस आए। फ्रेजियर उसे बताता है कि उसे लगता है कि इसके पीछे उनके अपने पिता का हाथ है, क्योंकि अगर सिंहासन बदलता है तो रुतबे और सत्ता के मामले में सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। अब वे राजधानी वापस नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें सीमा पार करके अपनी मुख्य सेना के साथ सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। ये सोचकर फ्रेजियर और मोरिया सूर्यास्त के समय युवराज के साथ निकलने का फैसला करते हैं और एरिया को हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। निकलने से ठीक पहले एफ्टेल उनसे उसे साथ ले जाने का अनुरोध करता है और यद्यपि उसकी मां थोड़ी हैरान होती है, मोरिया आसानी से मान जाती है और कहती है कि उन्हें इस समय हर संभव मदद की सख्त जरूरत है। एफ्टेल को अच्छी तरह याद है कि 400 साल पहले दानव राज के खिलाफ लड़ाई में तत्कालीन राजा ने उन्हें रसद पूरी की थी, इसलिए इस देश की रक्षा करना उसका अपना कर्तव्य है। एरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए एफ्टेल घर छोड़ते समय अपनी मां से उन्हें चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने पिता और उनके आदमियों को इस भयानक अपराध से बच निकलने नहीं दे सकता। अगले दिन वे मोरिया और फ्रेजियर के साथ चलना जारी रखता है, जो उसे बताता है कि वे निहिल जंगल और मुरालस के मैदानों से होकर गुजरेंगे और फिर वे सीमा पर पहुंच जाएंगे। एफ्टेल को यह सोचकर हैरानी होती है कि सब कुछ कितना अजीब है, क्योंकि जंगल में एक भी जानवर नहीं है और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। फ्रेजियर और मोरिया भी यही सोचते हैं और तभी अचानक उन्हें भयानक गरज सुनाई देती है। वह उसे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानते हैं कि यहाँ रुकना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, इसलिए वह जंगल से जल्दी निकलने का फैसला करते हैं। कुछ देर तक लगातार दौड़ने के बाद वे आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब फ्रेजियर देखता है कि एक पूरी सेना उनका इंतजार कर रही है तो वह अचानक उन्हें रोक देता है। उसे पता था कि उन्होंने कहीं न कहीं जाल बिछाया है, लेकिन उसने इस तरह की स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। मोरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ड्यूक की अपनी पर्सनल जादुई सेना थी और खुद और खोट उनका नेतृत्व कर रहा था। जैसे ही वे वापस लौटने के बारे में सोचते हैं, एफ्टेल उन्हें चेतावनी देता है कि उनके पीछे का पूरा रास्ता धू धू कर जल रहा है। तब फ्रेजियर समझ जाता है कि जो जोरदार आवाज उन्होंने सुनी थी वो जंगल में आग लगाने की थी, क्योंकि वे उन्हें वहां से भगाना चाहते थे। मोरिया सोचता है कि क्या राजकुमार को किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कोई जुगाड़ है, लेकिन वो जानता है कि इस समय उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कोई और चारा न होने पर फ्रेजियर उनसे कहता है कि वो अपने पिता को पीछे हटने के लिए मनाने जाएगा, क्योंकि उसे यकीन है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। वो हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर के पोज में जंगल से बाहर निकलता है, अपने पिता को ये जताते हुए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, और उनसे ये सब रोकने और शांति से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का अनुरोध करता है। बोलते समय ऑरकॉड कुछ नहीं कहता, लेकिन फ्रेजियर जिद करता है और उससे कहता है कि अभी भी समय है, इसलिए उन्हें इस सब को भूलकर राजधानी वापस चले जाना चाहिए। जोआकिल, जिसका चेहरा अभी भी पिछले लफड़े से ठीक हो रहा है, अपने पिता से पूछता है कि वे क्या करेंगे, लेकिन ऑरकॉड बस खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका अपना बेटा उनसे बात करना चाहता है, इसलिए वे खुद उसके पास जा रहे हैं। अपने पिता को अपनी ओर आते देखकर फ्रेजियर को थोड़ी उम्मीद जगती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे बात करने को तैयार हैं और वो उनकी बात समझ रहा होगा। हालांकि ऑरकॉड उसे बताते हैं कि वे सिर्फ इतना समझते हैं कि वो उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जैसे ही वो काफी करीब आता है, वो एक जादुई डिवाइस का उपयोग करके फ्रेजियर को एक जबरदस्त बिजली का झटका देता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर ऑरकॉड रावण की तरह हंसता है और अपने जादूगर दल को सब कुछ जलाने का आदेश देता है। उसे जमीन पर पड़े अपने ही बेटे की कोई परवाह नहीं होती। मोरिया उनके द्वारा किए जा रहे अजीब अनुष्ठानिक गठन को देखता है और बताता है कि ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसका नाम 4 पौराणिक सम्राटों में से एक छठे स्तर के एफ्टेल के नाम पर रखा गया है। एफ्टेल उसकी बात को इग्नोर कर देता है और तुरंत फ्रेजियर को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मोरिया उसे तुरंत रोक लेता है और एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे कुछ ही सेकंड में सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। फ्रेजियर का कहीं कोई अता पता नहीं है, इसलिए एफ्टेल को विश्वास नहीं हो रहा कि उसके पिता ने अपने ही बेटे के साथ ऐसा घटिया काम कैसे किया, जो सिर्फ एक मासूम बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई के साथ बिताई सारी यादों को याद करके एफ्टेल का गुस्सा बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और मोरिया भी उसे अब खूंखार बदला हुआ देखकर चिंतित हो जाता है। एफ्टेल ने उसी क्षण शरीफ बनने का दिखावा करना बंद कर दिया और कहा कि वो उन्हें असली जादू सिखाएगा।
मोरिया ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि बाहर खतरा है, लेकिन एफ्टल ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधे आग के पास जाकर 9वें स्तर का भयंकर मंत्र कोसिटिस पढ़ा। उस मंत्र ने एक ही पल में पूरे जंगल और जमीन को जमाकर आग को पूरी तरह बुझा दिया। जादूगरों के दल को भी ये समझना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये एक अविश्वसनीय शक्ति का मंत्र है। ऑरकॉड को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या बवाल हो रहा है। इसलिए एफ्टल का मानना है कि इस दुनिया में उन्होंने कभी किसी को इस तरह का मंत्र अपने दम पर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा। वो मानता है कि जल जादू उसकी विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन वे उसे भी नहीं रोक पाए। ये बात उसे और भी क्रोधित कर देती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने बेटों को जादू का इस्तेमाल करना और लड़ना सिखाया था। ऑरकॉड को तभी एहसास होता है कि वो एफ्टल है, इसलिए वो घबरा जाता है और तुरंत अपने जादूगर दल को बताता है कि वो दुश्मन है, इसलिए उन्हें उसे एक जादुई दल का आतंक दिखाना होगा। सभी जादूगर एक साथ उसके आदेश का पालन करते हैं और विस्फोट तीर नाम का 5वें स्तर का मंत्र चलाते हैं, जिससे पूरी ताकत से उस पर हमला होता है। एफ्टल अपनी जगह से हिलने की भी जहमत नहीं उठाता, इसलिए ऑरकॉड जोर से हंसता है और अपनी जीत का बेसुरा गीत गाता है। लेकिन धुआं छटने पर उसे पूरी तरह सुरक्षित देखकर ऑरकॉड दंग रह जाता है। इससे एफ्टल स्पष्ट रूप से निराश हो जाता है और कहता है कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उसे चोट लगेगी। सभी जादूगर उसे इतना सीधा वार झेलने के बाद भी जिंदा देखकर पूरी तरह भयभीत हो जाते हैं। एफ्टल बस इतना समझाता है कि एक हमेशा सक्रिय रहने वाला जादुई रक्षा घेरा होता है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इससे वो और भी चिढ़ जाता है और सोचने लगता है कि वे कितने बेवकूफ अज्ञानी हो सकते हैं। फिर भी कुछ न समझ पाने पर ऑरकॉड घबरा जाता है और अपने जादुई टुकड़ी को अपने सबसे शक्तिशाली हमले से उस पर वार करने का आदेश देता है। जादूगरों के पास उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने 6ठे स्तर का मंत्र एफ्टल का प्रयोग किया और उस पर एक केंद्रित प्रहार किया। एफ्टल अपनी जगह से हिला भी नहीं और बस इतना कहा कि उसके नाम का इस तरह इस्तेमाल करना उसका घोर अपमान है। इसका जवाब देने के लिए उसने एक 7वें स्तर का अतिरिक्त जादुई कवच बनाया, जिससे वो बिजली के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित हो गया। जादू विभाग के सभी लोग भय से बर्फ की तरह जम जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इस निब्बे ने पल भर में एक पौराणिक जादू को बेअसर कर दिया। अब वे सब उसे एक खौफनाक मॉन्स्टर की तरह देखते हैं, इसलिए एफ्टल उपहास करते हुए कहता है कि वे सचमुच बहुत दयनीय है। 1 सेकंड से भी कम समय में वो उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाता है। बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए वो केवल अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी जादूगरों को मार गिराता है। जब एफ्टल उन पर बेरहमी से हमला करता है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके भाई फ्रेजियर ने उसे प्रशिक्षित करने में अपना समय लगाया, क्योंकि उसे तलवार चलाना वाकई पसंद है। वो अपनी तलवार को जादू से सशक्त बनाने का अभ्यास करने का फैसला करता है, इसलिए वो रायट बॉम्ब नाम का दूसरे स्तर का मंत्र पढ़ता है, जिससे उसकी तलवार में बिजली भर जाती है। एक जादूगर घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एफ्टल एक पल भी नहीं हिचकता और तुरंत अपनी तलवार से उसे राख में बदल देता है। जैसे ही उन्हें एफ्टल की खौफनाक क्षमताओं का एहसास होता है, सभी जादूगर लड़ना बंद कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह भागने लगते हैं। एफ्टल बस मुस्कुराता है और उनसे पूछता है कि क्या उनकी मां ने उन्हें युद्ध के दौरान पीठ न मोड़ने की सीख नहीं दी थी। फिर वो उनसे कहता है कि मरने से पहले वो उन्हें एक आखिरी चीज दिखाएगा और एक ऐसा जादू करता है जिससे उनके ऊपर आकाश में काले बादल छा जाते हैं। जैसे ही जादूगरों को पता चलता है कि वह मौसम को नियंत्रित कर रहा है, वे तुरंत भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वह लुप्त हो चुकी जादुई शक्ति और दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा है। एफ्टल स्पष्ट करता है कि ये केवल बादल नहीं है, क्योंकि उसका जादू उनके जैसे स्थैतिक बिजली को नियंत्रित करने वाला कोई साधारण जादू नहीं है। फिर वह बताता है कि वह स्वयं बिजली को नियंत्रित कर रहा है और अपना खुद का मूल मंत्र लेवल 10 एफ्टल प्रयोग करता है। कुछ ही सेकंड में ओरखोत और उसके बेटे को छोड़कर युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर चीज के साथ साथ पूरा जादुई दल भी राख हो जाता है। एफ्टल ने उन्हें एक जादुई कवच से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद जोआकिम ड्यूक के जादूगरों पर हमला करने के लिए एफ्टल उसे फटकारता है और कहता है कि वह ऐसा करके बच नहीं सकता। एफ्टल उसकी बकवास अनसुनी कर देता है और एक मंत्र से उसे सुला देता है, जिससे ओरखोत पहले से भी ज्यादा भयभीत हो जाता है। डर के मारे ओरखोत फिर भी बचाव की मुद्रा में आ जाता है, लेकिन एफ्टल उस पर युवराज की हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगाता है और कहता है कि अगर षड्यंत्रकारी अपने आदमियों के साथ यहीं मर गया तो ये अच्छा अंत नहीं होगा। ओरखोत उसे धमकी देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने उस पर हमला किया तो वह सेना का गद्दार होगा। हालांकि एफ्टल उसे अपनी बकवास पूरी भी नहीं करने देता और उसे बिजली का झटका देते हुए कहता है कि वह ऐसे नीच व्यक्ति पर कोई दया नहीं दिखाएगा जिसने उसके अपने बेटी को मार डाला। बस इसी तरह तख्त पलट की ये कोशिश नाकाम हो गई और उसके बाद ओरखोत और जोआकिम दोनों को सरेआम फांसी दे दी गई। इन सब घटनाओं के बावजूद एफ्टल को इस बात की खुशी है कि फ्रेजियर जिंदा है और अपनी चोटों से उभर रहा है। जब वे उसे राजधानी में देखता है तो तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच ठीक है और अब उठ बैठ पा रहा है। फ्रेजियर उसका अभिवादन करता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। हालांकि वह स्वीकार करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अनमोल पारिवारिक हार उसकी जान बचाएगा।
जब एफ्टल हार को देखता है तो वह तुरंत उसे ओबेरॉन के रक्षक के रूप में पहचानता है जो कभी उसका अपना था। उस पुरानी वस्तु ने किसी तरह उसे जीवित रखा था, इसलिए फ्रेजियर कहता है कि वह बिजली के सम्राट का जीवन दान देता है। एफ्टल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे सचमुच खुशी है कि उसका भाई अभी जीवित है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह फ्रेजियर को गले लगा लेता है, उसे चौंकाते हुए उसके जीवित रहने के लिए धन्यवाद देता है। बाद में तख्त पलट के बाद ओरखोद की उपाधि छीनने की बात चली, लेकिन क्योंकि फ्रेजियर ने युवराज को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए फांसी के बाद भी उसकी उपाधि बनी रही। ओरखोद की मृत्यु के बाद फ्रेजियर ने घर की जिम्मेदारी संभाली। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया है तो एफ्टल फ्रेजियर और मोरिया दोनों को अपनी जादुई शक्ति दिखाना चाहता है। वह ईवल फ्लेयर नामक एक 7वें स्तर का मंत्र, फिर एक केओस वीड नामक एक और 7वें स्तर का मंत्र प्रयोग करता है। इस जादुई संयोजन से पूरा पहाड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे वे पूरी तरह अवाक रह जाते हैं। फ्रेजियर को विश्वास नहीं होता कि उसने लगातार 2 लेवल 7 के जादू किए हैं और उसे एहसास होता है कि यही उसके छोटे भाई की असली ताकत है। एफ्टल उन्हें पहले न बताने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फ्रेजियर उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। मोरिया सहमत हो जाता है और स्पष्ट करता है कि अगर वह ये बात नहीं कहना चाहता तो उसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ताकत के साथ उसे पूरा यकीन है कि उसके पास अपने राज है। एफ्टल देवी के बारे में सोचता है और पुष्टि करता है कि वह उन्हें ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। सौभाग्य से मोरिया और फ्रेजियर दोनों उसे बताते हैं कि ये बात उन तीनों के बीच ही रहेगी, क्योंकि दूसरों की मौजूदगी में इस ताकत का इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होगा। आखिरकार अगर किसी ने ऐसा कुछ देख लिया तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। ये तय करने के बाद फ्रेजियर ने एफ्टल से पूछा कि वह अब क्या करेगा, और उसे आश्चर्य हुआ जब एफ्टल ने बताया कि वह जादू के स्कूल जाना चाहता है। मोरिया को यह बात समझ नहीं आई, खासकर ये देखने के बाद कि उसने बिना किसी प्रयास के पूरे पहाड़ को 2 हिस्सों में कैसे बांट दिया था। वह उससे पूछता है कि इतनी ताकत होने के बावजूद क्या वह सचमुच जादू के स्कूल जाएगा, और एफ्टल बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि करता है। वह बताता है कि वह एक ऐसी जगह पर और भी प्रबल बनना चाहता है जो इसके लिए पूरी तरह से सुसज्जित है, और वह जादू के मार्ग पर चलना चाहता है। फ्रेजियर मानता है कि वह उसके दृढ़ निश्चय को देख सकता है, इसलिए उसे इस विचार से कोई आपत्ति नहीं है। ये देखकर कि वह अपने फैसले को लेकर गंभीर है, मोरिया इसे स्वीकार कर लेता है और उसकी पीठ पर जोर से थपकी देते हुए कहता है कि वह उसे 15 वर्ष की आयु तक प्रशिक्षित देने में मदद करेगा। आखिरकार भले ही वह जादू का मार्ग चुने, तलवारबाजी सीखना हमेशा अच्छा होता है उसके विचार में। एफ्टल पीठ पर लगे उस दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और मुस्कुराते हुए मोरिया को मदद के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बस इसी तरह एफ्टल जादू के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ता है और वर्तमान से भी अधिक शक्तिशाली बनने की योजना बनाता है। 15 वर्ष की होते ही एफ्टल की मां उसे बताती है कि अब वह वयस्क हो गया है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है। वह उसे आश्वस्त करती है कि यहाँ उसका हमेशा स्वागत है, फिर आंसू भरी आंखों से उसे गले लगा लेती है, जानते हुए कि ये विदाई है। एफ्टल उसे गले लगाता है और 15 वर्ष तक उसका पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन मोरिया भी रोने से खुद को नहीं रोक पाता। फ्रेजियर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन मोरिया स्पष्ट करता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है और वह रो नहीं रहा है। हालांकि जब उसके जाने का समय आता है तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगता है, और फ्रेजियर एफ्टल से कहता है कि वह तलवारबाजी का अभ्यास करना ना भूले। जाने से पहले एफ्टल ने आखिरी बार झुककर सबका शुक्रिया अदा किया। उसने अपनी औकात और प्रतिभा की सीमाओं को पार करने का पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया और तय किया कि वो जादू की ऊंचाइयों तक पहुंचने तक बिल्कुल नहीं रुकेगा। कुछ समय बाद वो चलते चलते एक कस्बे में पहुंचा और वहां एक चाय की टपरी पर कुछ खाने के लिए रुक गया। थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हुए उसने एक बूढ़े जादूगर को एडवर्ड्स ऑफ द मैड फ्लेम नाम के एक छपरी युवक की फालतू प्रशंसा करते हुए सुना। वो मक्खन लगाते हुए कह रहा था कि इतने प्रसिद्ध जादूगर का इतनी दूर देहाती गांव तक आना उसके लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही उत्साह से कहता है कि उसे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी कक्षा के छात्रों को असली जादू सिखाएगा। हालांकि एडवर्ड्स बीच में ही टोकते हुए एटीट्यूड में कहता है कि बिना अनुमति के उससे बात न करे, क्योंकि वो भी VIP पढ़ाई कर रहा है। बूढ़ा जादूगर घबराकर तुरंत माफी मांगता है, लेकिन एडवर्ड्स उसे बेइज्जत करते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो अपने झंड जीवन के एक पल और उसके कीमती जीवन के एक पल के बीच के जमीन आसमान के अंतर को समझेगा। बेचारा बूढ़ा आदमी डर के मारे लगातार माफिया मांगता रहता है, जबकि एफ्टल बस यही सोचता है कि ये जादूगर कितना बड़ा स्वार्थी और घमंडी है। एडवर्ड्स अकड़ कर खड़ा होता है और बूढ़े को औकात याद दिलाता है कि 20 साल की उम्र में भी वो एडवेंचरर्स गिल्ड में A रैंक का टॉप प्लेयर है, जबकि वो 25 साल का होकर भी C रैंक पर ही अटका है। वो स्पष्ट करता है कि वो बस यहाँ सुनसान इलाके में बच्चों को जादू सिखाने के काम आ सकता है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है, और यही उसके जैसे अनपढ़ देहाती लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो कितना भी असभ्य और बदतमीज व्यवहार कर रहा हो, बूढ़ा जादूगर व्यस्त होने के बावजूद उसे परेशान करने के लिए फिर माफी मांगता है और बताता है कि आज रात उसके भव्य स्वागत के लिए एक दावत तैयार की गई है। एडवर्ड्स उसे बात पूरी भी नहीं करने देता और घृणा से घूरते हुए कहता है कि वो ऐसी फालतू बातें न करे। फिर वो अपनी दासी को जंजीरों से मुक्त करता है और नीचता से समझाता है कि आज की शाम उसके और इस दानव लड़की के लिए बहुत खास है। एडवर्ड्स गर्व से उसे अपनी त्वचा पर बना निशान दिखाती है और बताती है कि आज वो दिन है जब उसके शरीर पर दास्ता का चिन्ह पूरी तरह से अंकित हो जाएगा। बूढ़ा जादूगर तुरंत समझ जाता है कि उसका क्या घटिया मतलब है, क्योंकि वो जानता है कि अगर चिन्ह अंकित होने से पहले वो उसे अपने वीर्य से भर देता है तो जादू टूट सकता है।
दुर्भाग्य से एफ्तल भी उनकी बात को पूरी तरह समझ जाता है और उसे इससे इतनी घोर घृणा होती है कि उसे वहीं उल्टी आने लगती है। आखिरकार अगर मर्लिन ने उसे बचपन में अपने पास न रखा होता तो वो भी इस बेचारी लड़की की तरह गुलाम बन जाता। इससे पहले कि वो इस बारे में और कुछ सोच पाता, अचानक एक ग्रामीण चाय घर में हांफते हुए आकर सबको चेतावनी देता है कि कस्बे में एक विशालकाय खूंखार ऑर्क प्रकट हो गया है। उस राक्षस को देखकर सब बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो गिल्ड भी उसका सामना नहीं कर सकता। बूढ़ा जादूगर सबको दिलासा देने की कोशिश करता है और बताता है कि एडवर्ड्स द मैड फ्लेम यहाँ है और वो ए रैंक का धाकड़ साहसी है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे सब शांत हो जाते हैं तो एडवर्ड्स इस मौके का फायदा उठाकर अपनी लंबी लंबी बड़ाई करता है और कहता है कि एक विशालकाय ऑर्क सिर्फ एक उच्च श्रेणी का बी रैंक का राक्षस है, एक छोटा जीव जिससे उसके जैसे ए रैंक वाले प्रो प्लेयर को डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ज्यादातर गांव वाले उत्साहित हो जाते हैं और एफ्तल को एहसास होता है कि 400 साल बाद भी ए रैंक के साहसी वाकई कमाल के होते हैं। एडवर्ड जरा भी समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत उस विशालकाय ऑर्क के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो उन सबको असली जादू का भौकाल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ देहात में उन्हें ये सब देखने को नहीं मिलता। वो मंत्रोच्चार से शुरुआत करता है और वायु की आत्माओं को बुलाता है, उनसे कहता है कि वो आकर उसके मंत्र का उत्तर दें और उनके बीच हुए समझौते के अनुसार अपनी भयंकर ज्वालाओं को प्रकट करें। इसके साथ ही एडवर्ड्स चौथे स्तर की पवित्र ज्वाला का प्रयोग करते हुए सीधे विशालकाय ऑर्क पर जोरदार प्रहार करने में सफल हो जाता है। ये सब देखकर सभी लोग जीत की खुशी में पागलों की तरह झूम उठते हैं और एडवर्ड्स घमंड से उन्हें बताता है कि ये उसका सबसे शक्तिशाली जादू था, एक अजेय स्तर 4 मंत्र जो उन्हें मुफ्त में देखने को नहीं मिलता। जब उसे लगा कि शो खत्म हो गया है, तभी एडवर्ड्स ने अपने आसपास के ग्रामीणों के भयभीत चेहरे देखे और तभी धुआं छटने के बाद उसने विशालकाय ऑर्क को पूरी तरह से सुरक्षित देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सबसे शक्तिशाली मंत्र का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस राक्षस को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये ऑर्क की सबसे शक्तिशाली किस्म है। एक खूंखार ऑर्क बरसेकर, एक लेवल 4 का जादू एक विशालकाय ऑर्क को हरा सकता है, लेकिन एक उग्र ऑर्क को बिल्कुल नहीं, इसलिए उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। बिना समय बर्बाद किए एडवर्ड्स तुरंत कुत्ते की तरह भाग जाता है और झटपट लेवल 3 का एक अटूट अवरोध बना देता है, जिससे गांव वाले उस राक्षस के साथ अवरोध के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं। जब सबको एहसास होता है कि वो बाहर नहीं निकल सकते तो सब घबरा जाते हैं, लेकिन एडवर्ड्स बस रावण की तरह हंसता है और बेशर्मी से उन्हें बताता है कि वो उन्हें चारा बना रहा है, क्योंकि उसके जैसा कीमती इंसान यहाँ मर नहीं सकता। ऑर्क बरसेकर ग्रामीणों के पास आता है, इसलिए एफ्तल को हस्तक्षेप करने का फैसला करना पड़ता है और सिराफ डिस्पेल नाम का 6ठे स्तर का मंत्र पड़ता है, जिससे बाधा आसानी से टूट जाती है और पल भर में सभी मुक्त हो जाते हैं। एडवर्ड्स को पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ और उसने ये कैसे किया, और बूढ़ा जादू का शिक्षक देखता है कि उसने बिना मंत्र पढ़े ही जादू कर दिया। एफ्तल को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से हीरो बनकर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और बरसेकर अभी भी बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अब सब लोग उसे ही घूर रहे हैं, इसलिए वो सोच रहा है कि क्या करे। देखते ही देखते उसे एक आइडिया आता है और वो तय करता है कि वो छलावरण के लिए 3रे स्तर का मंत्र इस्तेमाल करेगा, फिर तुरंत 9वें स्तर का मंत्र इस्तेमाल करेगा, जिससे लोग सोचेंगे कि उसने सिर्फ 3रे स्तर का मंत्र इस्तेमाल किया है। ये उसके लिए सबसे सही प्लान है, ताकि वो किसी का ध्यान न खींचे, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए 3रे स्तर का मंत्र बोलता है और ऑर्क बरसेकर पर आग से हमला कर देता है। हालांकि गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो 3रे स्तर का मंत्र भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इसके बाद भी वो सबका ध्यान खींच लेता है। जब सब लोग 3रे स्तर के मंत्र पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब एफ्टर जानता था कि अब 9वें स्तर के खतरनाक मंत्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। हालांकि उसे खुद आश्चर्य हुआ कि केवल 3रे स्तर के मंत्र ने ही कमाल कर दिया और आग लगाकर उस खूंखार ऑर्क बरसरकर को बड़ी आसानी से हरा दिया। एडवर्ड सदमे में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, ये सोचकर कि 3रे स्तर के मंत्र ने यह कमाल कैसे कर दिया, जबकि उसका 4था स्तर का प्रो लेवल का मंत्र काम नहीं आया। बूढ़े जादूगर ने समझाया कि उसके मंत्र के विपरीत एफ्टल ने जादू को ठीक से गढ़ा और परिष्कृत किया, जिससे उसे 5वें स्तर के जादू की शक्ति प्राप्त हुई। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि एफ्टल ने यह कैसे कर लिया, क्योंकि वो देखने में तो 14 या 15 साल का ही छपरी लगता है। एफ्टल अब समझ गया है कि उसका मंत्र इतना प्रभावी क्यों था, लेकिन वो पहले से ही जानता है कि जादू को गढ़ना और परिष्कृत करना सबसे बुनियादी काम है, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एडवर्ड्स ने ऐसा करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसे पक्का यकीन है कि पहले स्तर का छतरी जादू भी ये काम कर सकता था। आखिर अगर उस जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों को ठीक से निखारने की जहमत उठाई होती तो। जब सब लोग गिरे हुए ऑर्क बरसरकर के चारों ओर जमा होते हैं तो एफ्टल को एहसास होता है कि वो जितना दिखाना चाहता था उससे कहीं ज्यादा ध्यान खींच रहा है, इसलिए वो शरीफ बनकर समझाने की कोशिश करता है कि उसे बस किस्मत से सही जगह पर निशाना मिल गया। सौभाग्य से सबका ध्यान उस ऑर्क बरसरकर पर है और वे सोच रहे हैं कि क्या उसे खा सकते हैं, क्योंकि कुछ देर आग में भुनने के बाद उसकी गंध अच्छी आ रही है। एफ्टल इस मौके का फायदा उठाकर बिना किसी की नजर में वहां से खिसक लेता है, ये सोचकर कि आम आदमी को तो ये एक सामान्य लेवल का 3रा जादू ही लगेगा। शहर छोड़ने से पहले वो एडवर्ड से मिलता है और उसे ज्ञान देते हुए कहता है कि उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ा जादूगर उससे कहीं बेहतर जादू जानता है। बूढ़ा जादूगर एडवर्ड्स की तारीफ सुनकर भावुक हो जाता है और उसकी
आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसलिए वो एफ्टल को उसके शब्दों के लिए धन्यवाद देता है। इसके अलावा एफ्टल एडवर्ड से कहता है कि उसने अभी जो किया वो साफ साफ हत्या का प्रयास था और उसकी वजह से ये केवल प्रयास ही रह गया, लेकिन फिर भी ये गंभीर अपराध है और अपराधियों को गुलाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए उसे उस राक्षसी लड़की को मुक्त करना होगा और खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। कोई और चारा ना होने के कारण एडवर्ड्स उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो इतना डरा हुआ होता है कि कुछ और कर ही नहीं सकता, और अपनी गुलाम राक्षसी लड़की को आजाद कर देता है। ये हो जाने के बाद एफ्टल अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, लेकिन अब उसके सामने एक छोटी सी फालतू समस्या खड़ी हो जाती है कि वो राक्षसी लड़की शहर छोड़ने के बाद से ही उसका पीछा कर रही है। कुछ देर बाद वो रुककर उससे सामना करने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि वो कब तक उसका पीछा करती रहेगी। अंत में राक्षसी लड़की प्रकट होती है और घबराते हुए उससे कहती है कि वो उससे किसी काम में मदद मांगना चाहती है। पहले तो उसके शब्द बुरी तरह लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर उससे अपना स्वामी बनने का अनुरोध करती है। एफ्टल थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन लड़की जिद करती है और समझाती है कि इस तरह चलते रहे तो उसे भागे हुए गुलाम के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफ्टल स्थिति को समझता है, क्योंकि दास्ता का चिन्ह आसानी से नहीं हटाया जा सकता, भले ही उसका कोई मालिक ना हो। एक तरह से जिस दास का अपने मालिक से रिश्ता टूट गया हो उस पर कोई भी दावा कर सकता है। इसलिए अगर कोई सनकी उसे अनुबंध करने के लिए मजबूर करता है तो उसकी हालत और भी बुरी हो सकती है और अवज्ञा करने पर उसे बेरहमी से मार भी दिया जा सकता है। लड़की उससे कहती है कि वो अच्छा आदमी लगता है और निश्चित रूप से उस आदमी से लाखों गुना बेहतर है। एफ्टल इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो सही कह रही है, लेकिन वो उससे पूछना चाहता है कि वो गुलाम कैसे बन गई, क्योंकि वो एक दानव है। वो बताती है कि बहुत समय पहले मानव राष्ट्रों के साथ युद्ध हारने के बाद से ही उसका कबीला मनुष्यों द्वारा गुलाम बना लिया गया है। एफ्टल जानता है कि एक बार गुलाम बन जाने के बाद उन्हें वास्तव में आजाद कराने के लिए बहुत सारे कागजी काम करने पड़ते हैं, जो क्रूरतापूर्ण है, लेकिन दुनिया का यही नियम है। राक्षसी लड़की स्पष्ट करती है कि भले ही वो देखने में ऐसी ना लगे, लेकिन वो राक्षसी राज परिवार से है और प्रसिद्ध जादू अकादमी की प्रधानाध्यापिका अल्टीना यानी मर्लिन की दूर की रिश्तेदार है। ये नाम सुनकर एफ्टल पूरी तरह चौंक जाता है और तुरंत उससे पूछता है कि क्या वो एफ्टल की शिष्या के बारे में बात कर रही है, जो 4 सम्राटों में से एक है। लड़की इसकी पुष्टि करती है और उसे बताती है कि उसका पालन पोषण 4 सम्राटों में से एक महान ऋषि एफ्टल ने किया है और वो अब सबसे शक्तिशाली राक्षसी जादूगरनी बन गई है। एफ्टल को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मर्लिन ने 400 सालों के बाद बड़ी भारी सफलता हासिल की है और अब वो एक जादू अकादमी की प्रधानाध्यापिका बन गई है। उसे एहसास हुआ कि दानव सचमुच लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए वो 400 सालों के बाद भी उससे मिल सकेगा। ये जानकर उसने तुरंत एक निर्णय लिया और उस लड़की से कहा कि वो कुछ समय के लिए उसका गुरु बनेगा। आखिरकार वो मर्लिन के किसी रिश्तेदार को यहाँ अकेले कष्ट सहने के लिए नहीं छोड़ सकता। लड़की खुशी से उसे धन्यवाद देती है और अपना परिचय एनास्टेसिया के रूप में देती है और वे दोनों सूर्यास्त से ठीक पहले शहर पहुंच जाते हैं। एफ्टल उसे बताता है कि वे जादू अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं, जो कल यहीं आयोजित होगी। एनास्टेसिया ये जानकर हैरान हो जाती है कि वो छात्र के रूप में दाखिला लेने की योजना बना रहा है, जबकि वो पहले से ही इतना ताकतवर है। एफ्टल पहले ठहरने के लिए कोई सराय ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन एनास्टेसिया के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनकर वो अपनी योजना बदल लेता है और पहले खाने की जगह ढूंढने का निर्णय करता है। कुछ देर बाद उसे एक शानदार दिखने वाला रेस्टोरेंट मिल जाता है, जिससे एनास्टेसिया थोड़ी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये जगह बहुत महंगी तो नहीं है। इसके बावजूद एफ्टल उसे कीमतों की चिंता ना करने के लिए कहता है और समझाता है कि एक महत्वपूर्ण दिन से ठीक पहले हमें अच्छा मांस खाना चाहिए। वो रेस्टोरेंट में जाता है और 2 लोगों के लिए एक टेबल मांगता है और भले ही मेजबान उसकी मौजूदगी से थोड़ा असहज महसूस करता है, फिर भी वो पेशेवर रवैया अपनाता है और उन्हें एक टेबल पर बैठा देता है। एनास्टेसिया उत्सुकता से चारों ओर देखती है और पुष्टि करती है कि ये जगह वाकई महंगी दिखती है। वो ये भी नोटिस करती है कि उसके आसपास के लोग उसे गुलाम समझकर घूर रहे हैं और उसे एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी से सभी को कितनी ज्यादा घृणा हो रही है। उन्हें ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि एक छपरी सा छोटा लड़का इस तरह के आलीशान रेस्तरां में क्या कर रहा है, लेकिन एफ्टल उन्हें पूरी तरह से इग्नोर मार देता है और अनास्तासिया से कहता है कि वो किसी बात की फालतू चिंता ना करे। तभी वो देखता है कि अनास्तासिया किसी कारणवश जमीन पर बैठ गई है, इसलिए वो हैरानी से पूछता है कि वो वहां नीचे क्या कर रही है। अनास्तासिया को उसका सवाल ही समझ नहीं आया, इसलिए उसने मासूमियत से समझाया कि उसे उसके साथ मेज पर बैठना चाहिए। ये बात उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा सरप्राइज कर गई और अनास्तासिया ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, सोचते हुए कि क्या उसके जैसी दासी का मेज पर बैठना ठीक है। एफ्टल को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करना तो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अनास्तासिया समझाती है कि दासों को हमेशा अपने स्वामी के बगल में घुटने टेक कर बैठना चाहिए ताकि वे उनकी जरूरतों को तुरंत पूरा कर सके। एफ्टल स्पष्ट करता है कि उसे इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो दासी होने की इतनी बुरी तरह से आदी हो चुकी है। इसीलिए वो उसे बताता है कि स्वामी होने के नाते उसका पक्का आदेश है कि वो उसके साथ मेज पर ही बैठे। कोई और विकल्प ना होने के कारण अनास्तासिया उसके साथ मेज पर बैठ जाती है और कुर्सी के मजे को महसूस करती है, जिससे उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद एक वेटर उनके पास आता है और एफ्टल को बताता है कि उनके रेस्टोरेंट में गुलामों को कुर्सियों का उपयोग करने की सख्त मनाही है। वो ये भी बताता है कि उनका रेस्टोरेंट सिर्फ उच्च वर्ग के VIP लोगों के लिए ही है, इसलिए वो जानना चाहता है कि क्या उसके पास खाने का बिल चुकाने
के लिए कोई पैसे हैं भी या नहीं। वेटर धमकी भरे लहजे में उसके पास आता है और कहता है कि लगता है उनके किसी अंधे कर्मचारी ने उसे बिठाने में गलती कर दी है, लेकिन ये निचले तबके के लोगों के खाने की जगह नहीं है। अनास्तासिया घबरा जाती है और एफ्टेल से कहती है कि उन्हें बाहर किसी सस्ती सी स्टॉल पर खाना खा लेना चाहिए। हालांकि एफ्टेल उसे दिलासा देता है और फिर मेज पर 3 बेशकीमती ड्रैगन ड्रॉप्स रख कर वेटर से पूछता है कि क्या इतना काफी है। सिर्फ 3 ड्रैगन ड्रॉप्स देखकर ही वेटर पूरी तरह से अवाक रह गया। और तो और एफ्टेल ने अपना जैकेट खोलकर उसे दिखाया कि उसके पास और भी बहुत सारे ड्रैगन ड्रॉप्स भरे पड़े हैं। वेटर घबराकर एक ड्रैगन ड्रॉप उठाकर उसे ध्यान से देखने लगा और बोला कि इस आकार का एक ड्रैगन ड्रॉप 500 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा की कीमत का है। वेटर ने तुरंत एफ्टेल से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और एफ्टेल ने उससे कहा कि वो बाकी पैसे रख ले और उसे उनके पास मौजूद सारा बढ़िया मांस तुरंत दे दे। कर्मचारियों का रवैया तुरंत गिरगिट की तरह बदल जाता है, इसीलिए वो उन्हें जल्दी से वीआईपी रूम में ले जाते हैं और केवल उनके लिए एक शानदार दावत तैयार करते हैं। एफ्टेल बताता है कि उसे इस यात्रा के लिए वास्तव में बहुत सारा पैसा दिया गया था, जो कभी उसके डैडी का पैसा हुआ करता था। जब सारा खाना परोसा जाता है तो अनास्तासिया कुछ भी खाने में थोड़ी हिचकिचाती है, क्योंकि उसके साथ पहले कभी ऐसा रॉयल व्यवहार नहीं किया गया था और उसे नहीं पता कि उसके जैसी दासी के लिए ये खाना ठीक है या नहीं। एफ्टेल उसे याद दिलाता है कि वे कुछ समय साथ बिताने वाले हैं, इसलिए वो इसे एफ्टेल का ये जताने का तरीका समझ सकती है कि उसे उसके आसपास पाकर खुशी है। अनास्तासिया पूरी तरह से समझ नहीं पाती कि एफ्टेल का क्या मतलब है, लेकिन वो अपनी बात स्पष्ट नहीं करता और उसे जल्दी खाने के लिए कहता है, कहते हुए कि खाना ठंडा हो जाएगा। वो कहता है कि उसे यकीन है कि गुलामी के दौरान उसने बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें झेली हैं और हो सकता है कि वो अनजाने में उसके साथ बुरा बर्ताव करता हो। एफ्टेल स्पष्ट करता है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो अनास्तासिया को उस पर पूरा गुस्सा करने का पूरा अधिकार है। उसे आश्चर्य होता है कि अनास्तासिया को गुस्सा करने का मतलब ही नहीं पता, जिससे उसे एहसास होता है कि वो इतने लंबे समय से गुलाम रही है कि वो गुस्सा करने का मतलब ही भूल गई है। ये सोचकर एफ्टेल उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है और उसे बताता है कि जब कोई बात उसे परेशान करे तो उसे ये कहने में कोई बुराई नहीं है। इस सरल कथन से अनास्तासिया सबसे ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अंततः वो उसकी बात समझकर मान जाती है। बिना समय बर्बाद किए एफ्टेल उससे कहता है कि उन्हें उसकी दास्ता वाली आदतों से छुटकारा पाने का अभ्यास करना चाहिए और उसे उस पर गुस्सा करने की कोशिश करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो स्वाभाविक रूप से चौंक जाती है और उसे ठीक से समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया करे, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है, भले ही वो वास्तव में गुस्से में ना हो। अगले दिन वे दोनों प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने क्रोन मैजिक एकेडमी जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे, अनास्तासिया अपने नए कपड़ों के लिए एफ्टेल का धन्यवाद करती है, क्योंकि वे पहले वाले फटे पुराने कपड़ों से कहीं ज्यादा सुंदर और आरामदायक है। एफ्टेल बस मुस्कुराता है और कहता है कि ये कपड़े उस पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उसे खुशी है कि उसे ये पसंद आए। वो देखती है कि वहाँ कितने सारे लोग हैं, इसलिए वो समझाता है कि जादू की अकादमियों में प्रवेश पाना बहुत ही मुश्किल है। आखिर अगर वे जादू की अकादमी से स्नातक हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी ढूंढने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए बहुत से लोग परीक्षा देने आते हैं और उसे लगता है कि उसे भी परीक्षा देनी चाहिए। अनास्तासिया ये जानकर हैरान हो जाती है कि वो भी परीक्षा दे सकती है, इसलिए एफ्टेल उसे बताती है कि कोई भी परीक्षा दे सकता है और अगर परीक्षा अच्छी रही तो उसे भविष्य में नौकरी मिल सकती है। ये तय होने पर एफ्टेल दोनों का पंजीकरण कराने का फैसला करती है, लेकिन अनास्तासिया सोचती है कि क्या वो सच में ये कर पाएगी। एफ्टेल जानती है कि वो ठीक रहेगी क्योंकि उसके पास अधिकांश मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा जादुई प्रतिभा है, और ये सब इसलिए क्योंकि वो मर्लिन की रिश्तेदार है, भले ही दूर की ही ना क्यों ना हो। सभी आवेदकों के एकत्रित हो जाने के बाद एक व्यक्ति उन्हें सूचित करता है कि वे परीक्षा के पहले चरण एक बैटल रॉयल की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ इस सीरीज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है, क्योंकि अभी तक इतने ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। लेकिन अगर एनिमे पसंद आ रहा है तो चुपचाप सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ठोके और कमेंट में जरूर बताएं कि एफ्टेल की ये भौकाली कहानी कैसी लगी। आप अच्छी स्टोरी भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे पता चले कि राइटर ने सच में कुछ नया पकाया है, वही पुरानी घिसी पिटी बकवास नहीं चेप दी है।